हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में, यानी कि आज़ादी से पहले जो ट्राइब्स द्वारा किए गए जितने भी अपसर्जेस हैं, अपराइजिंग्स हैं, उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक ही सेशन में। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दो सेशन। स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिस्ट्री सेशंस बाय विशाल चौहान। पिछले सेशंस देखिए। उसके अलावा इस वीडियो के नीचे जो पिन कमेंट है वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। उसके अलावा अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार में मेरा नाम सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट आ जाएगी, जाके पिछले सेशंस देखिए। और मैं हर बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने पिछले सेशंस फॉलो नहीं किए हैं मेरे, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन जो एम है, हमारा जो मेन जो एजेंडा है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का है, ताकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे हैं, भले ही कोई वो एक दिवसीय एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी मेंस लिखने की बात हो, हर एग्जामिनेशन में आप एक्सेल कर सकें। कहीं पर भी एग्जामिनेशन में आप बैठें तो आप जो है वो किसी सवाल से स्टम्प ना हो जाए, यही मेरी कोशिश है। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशंस। पिछले सेशंस आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। उसके अलावा जो मैंने सेशंस में सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से छोड़ना ही है इस वीडियोस के नीचे। और उसके अलावा मुझे फीडबैक प्रोवाइड करना है आपको कि वीडियोस आपको कैसे लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, कौन सा पॉइंट सही लगा, गलत लगा, वो चीज़ें आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, बिकॉज फीडबैक इज़ रियली वेरी नेसेसरी, राइट। और उसके अलावा अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर आप चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से थरो कोर्स आपके पास अवेलेबल हो, सो मेक श्योर यू इंस्टॉल स्टडी आईक्यूज लर्निंग एप्लीकेशन। स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसमें एक थरो कोर्स अवेलेबल है सीएससी से रिलेटेड, या उसके अलावा और भी बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं उस एप्लीकेशन पे। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, द लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। सो आइए शुरू करते हैं अब हमारा सेशन। जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में हमें समझना है। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, है ना। सो पिछले सेशंस में हमने क्या पढ़ा था? हमने सिविल अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ा था और अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी, या अंग्रेजों ने जो धीरे धीरे भारत में रेवेन्यू सिस्टम जो अपना एस्टेब्लिश किया, नया नया रेवेन्यू सेटलमेंट्स वो लेकर आए, और उसकी वजह से नया जमींदारी क्लास जो है वो डेवलप हो गए, नए मर्चेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो गए, नए मनी लेंडर्स एस्टेब्लिश हो गए, और इनकी जो दमनकारी पूरा चक्र है, एक बहुत ज़्यादा जो है वो ओप्रेसिंग पूरा का पूरा इकोनॉमिक साइकिल मनी लेंडर्स का, जमींदारों का और ब्रिटिश ऑफिशियल्स का, वो नया सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। और हमने पिछले सेशंस में देखा है कि किस तरह ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर का ही सारा सीन है। सारा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो पुराना ऑर्डर है, भले पुराना ऑर्डर ऑप्रेसिव हो, लेकिन वो रचा बसा था, वो एस्टेब्लिश था। वो ऑर्डर जब डिस्टर्ब हुआ और जब जमींदार और रूलिंग क्लास को डिस्पोसेस किया गया, उनकी जगह नए जमींदार, नई रूलिंग क्लास अंग्रेजी गवर्नमेंट के नाम पर आ गई, और उसके अलावा नए मर्चेंट एस्टेब्लिश हो गए, तो ये ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर के बीच का डिस्प्यूट रहा, राइट। और पीजेंट्री जो पहले भी लगभग पेशी ही रही थी, लेकिन अब उनके ऊपर जो उत्पीड़न है, जो ऑपरेशन है, वो एम्पलीफाई हो गया था। अब उन्होंने जो रिबेल करने की सोची और उनके रिबिलियंस को लीडरशिप प्रोवाइड करी जगह जगह पर जमींदारों ने और नेटिव रूलर्स ने, वो हमने पिछले सेशंस में एस्टेब्लिश कर लिए हैं। चाहे वो सरकार के रिबेलियंस हो या उसके अलावा दक्षिण भारत के पोलीगर्स वगैरह हो, तो ये सारे हमने एस्टेब्लिश किए हैं पिछले 3 सेशंस में। आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखते हैं कि उन्हीं इकोनॉमिक पॉलिसीज का असर ट्राइबल्स पर क्या पड़ा, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन और पीजेंट पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग है। क्योंकि भले ही वो दिल्ली के सुल्तान रहे हो, या उसके बाद मुगलिया सल्तनत रही हो, या भारत के मराठा लीडर्स रहे हो, या भारत के दक्षिण भारत के या मध्य भारत के जो मेनलैंड भारत है, यहाँ के जो पुराने राजपूत शासक रहे हों, या अन्य जो भी शासक भारत के रहे हैं इंडिजिनस, उन सब ने ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके जितने भी कस्टम्स हैं, उनके जितने भी सोशल अफेयर्स हैं या उनके जो कमर्शियल अफेयर्स हैं, उनमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। क्योंकि अगर आपको बंगाल के क्षेत्र से
बुंदेलखंड के रास्ते से गुजरते हुए दक्कन के क्षेत्र में या गुजरात में एंटर करना है, ठीक है, या अगर आपको बंगाल के क्षेत्र से उड़ीसा के रास्ते से गुजरते हुए आंध्र से दक्षिण भारत के साथ अगर ट्रेड करना है, तो आपको इन्हीं जंगलों से गुजरना पड़ेगा। और इन्हीं जंगलों में वो ट्राइब्स रहती हैं, राइट। और वो ट्राइब्स चाहें तो आपके ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो जो पुराने शासक हैं उन्होंने इन ट्राइब्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखा, क्योंकि दो कारणों की वजह से। पहली बात तो कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये समय समय पर सैन्य मदद जो है वो लोकल शासकों को प्रोवाइड करते थे पाइक्स के रूप में, या पाइक एक रूप है लेकिन उसके अलावा भी कई तरीके से सेना में भागीदारी इन लोकल ट्राइब्स की रही है, राइट। दूसरी चीज ये कि लोकल ट्राइबल्स जो हैं वो ट्रेड रूट में, जो ट्रेड रूट है, एस्टेब्लिश ट्रेड रूट है, उनकी प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, प्लस उनको लूट भी सकते हैं। तो वहां पर उन्हें खुश रखने की भी जरूरत है ताकि वो ट्रेड को डिसरप्ट जो है वो ना करें, ठीक है। और जो ट्राइब्स हैं वो भारत में जितने भी इन्वेडर्स आए हैं बाहर से, उनसे पहले से वहां पर एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। जो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड या कलोरियन जो पीपल है उन्हीं से ही डेवलप हुई हैं ये ट्राइब्स। और वो शुरुआती इंसानों के तौर पर भारत में एस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद लगभग हर रेस जो है वो बाहर से भारत में माइग्रेट करके आई है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से आई हो, चाहे यूरोपीय जो समुद्री मार्ग के माध्यम से आए हैं, या म्यांमार बर्मा से जो लोग जो हैं वो, या साउथ ईस्ट एशिया से जो समुद्री मार्ग से या बर्मा के रास्ते ज़मीनी मार्ग से जो भी लोग भारत आए हैं, उनसे पहले से कलोरियन लोग या मुंडा भाषाएं बोलने वाले जो है वो ट्राइब्स ऑलरेडी भारत में एस्टेब्लिश थी। तो आप कह सकते हैं कि भारत के नेटिव पॉपुलेशन या बिल्कुल शुरुआती जो पॉपुलेशन है भारत की, वो इन ट्राइब्स के रूप में हमें देखने को मिलती है। और उनका कस्टम जो है वो बहुत पुराना है, प्रिजर्व्ड है। उन कस्टमरीज के साथ जब किसी भारतीय शासक ने छेड़छाड़ नहीं करी, भले ही वो भारतीय राजपूत शासक रहे हो, मराठा शासक रहे हो, चाहे वो मुगलिया सल्तनत के हों, दिल्ली सल्तनत के हों, किसी भी शासन और शासक ने कोई बड़े तौर पर इन ट्राइब्स के कस्टमरीज में छेड़छाड़ नहीं करी। तो ये जो ओल्ड ऑर्डर है ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा था। इस ओल्ड ऑर्डर को जब अंग्रेजों ने डिसरप्ट किया, जब अंग्रेजों ने डिस्टर्ब किया, तो यहां पर फिर से हमें ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर देखने को मिलता है। और जब भी हमें ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर यानी कि एक बदलाव आता हुआ दिखेगा तो वहां पर हमें क्लैश देखने को मिलेगा। तो आइए अब ट्राइबल्स की तरफ से भी कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं इस ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर में, ठीक है। तो ओल्ड ऑर्डर ट्राइब्स का क्या है, लगभग नहीं, हजारों सालों से ये ट्राइब्स जो हैं वो उन जंगलों में आखेटन संग्रहण यानी कि हंटिंग गैदरिंग भी कर रही है और कृषि भी कर रही है। पहले यही ट्राइब्स हंटिंग गैदरिंग करती थी और धीरे धीरे इन्होंने कृषि अपनाई। लेकिन आज भी या उस समय मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में या 18वीं शताब्दी के अंतिम सालों में जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना इकोनॉमिक सिस्टम एस्टेब्लिश करना शुरू किया, तब ये ट्राइब्स क्या कर रही थी, आखेटन संग्रहण तो कर ही रही थी, कृषि भी कर रही थी। लेकिन जब से कृषि डेवलप हुई है उससे पहले से ये आखेटन संग्रहण यानी कि हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे भारत में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो जिनके कंट्रोल में जंगल है और जंगल को वो अपनी पर्सनल संपत्ति समझते हैं, क्योंकि हजारों सालों से वो उन्हीं जंगलों में रहते आए हैं। और जब अंग्रेजों को ये समझ आया कि जो भारत के जंगल हैं वहां से बहुत तरीके के रिसोर्सेज निकल कर आते हैं, प्लस ये जो ट्राइब्स आज हम समझेंगे जिन जोग्राफिकल पैचेस में ये ट्राइब्स बसी हैं वहां से मिनरल रिसोर्स बहुत सारा निकल कर आ सकता है भारत के लिए, और उस मिनरल रिसोर्स की ही सारी जो है वो लड़ाई है। तो आज हम समझेंगे अंग्रेजों के एम्बिशंस क्या हैं, अंग्रेजों के जो है वो मोटिव्स क्या है, किस तरह का इकोनॉमिक गेन वो चाहते हैं इन ट्राइबल लैंड से, और साथ में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो कैसे अपना ओल्ड ऑर्डर, अपना वर्चस्व जो है वो बना कर रखना चाहती हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर का जो फंडा है ये ऑलरेडी आपको जो है वो समझ है इस चीज़ की। इसमें कुछ मुझे एक्स्ट्रा डिटेल जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप ऑलरेडी समझते हैं। अगर आपने पिछले 3 सेशन देखे हैं तो ये चीज़ तो आप डेफिनेटली अच्छे से समझ सकेंगे, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, आज हम ट्राइबल अपराइजिंग्स को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम एक बार फॉर्मली देख लेते हैं कि डिफरेंट कॉजेज फॉर ट्राइबल रिवोल्ट्स। इन ट्राइबल रिवोल्ट्स के लिए डिफरेंट कॉजेज क्या क्या हैं,
ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिएगा, द ट्राइबल मूवमेंट्स कैन बी एनालाइज्ड बेटर इफ कैटेगराइज्ड इनटू मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स कंसंट्रेटेड मेनली इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स और फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स, दो तरीके से हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स को बांट दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पे, मेनलैंड भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप का मेनलैंड वैसे किसे कहा जाता है, जो कि पेनिजुला से ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, यानी दक्कन से ऊपर का जो हिस्सा है इसको मेनलैंड कहा जाता है। यानी अगर मैं राज्य के हिसाब से बांटूं तो भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप का मेनलैंड, पाकिस्तान रख लीजिए, वो मेनलैंड का हिस्सा है। खैर भारत देश का हिस्सा नहीं है लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, राइट। और भारत एज अ नेशन में मेनलैंड के जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और उसके अलावा असम और आगे के वो राज्य, उसके अलावा बिहार के नीचे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के लगते हुए, यानी इसके कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा जानते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या अगर आप महाराष्ट्र से जो नॉट महाराष्ट्र लेकिन मध्य प्रदेश से जो नीचे का एरिया है ना, जहां से कन्वर्ज होना शुरू हो जाता है, जहां पर पेनिजुला बनने शुरू हो जाता है, उसको मान लीजिए वो है पेनिजुलर पार्ट, और उससे ऊपर का जो हिस्सा है भारत का वो मेनलैंड है, ठीक है। तो भारत के मेनलैंड में, अब देखिए इस सेंटेंस में ज्योग्राफिकली मेनलैंड और पेनिजुलर उस तरह बांटा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में जिस मेनलैंड की बात की गई है, मेनलैंड जो है वो बीच का हिस्सा और बाकी जो है वो फ्रंटियर्स, मेनलैंड एंड फ्रंटियर्स। मेनलैंड जो है वो बीच का हिस्सा और फ्रंटियर क्या है, एक नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है और एक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रेजेंटली पाकिस्तान के पास है, भारतीय उपमहाद्वीप का, और जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है वो असम और वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब राज्य जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है। तो यहां इस सेंटेंस में जो मेनलैंड की बात की गई है वो ये बीच का हिस्सा है थ्रू आउट, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो राज्य हैं ये मेनलैंड आ गए, ठीक है। तो दो तरह की ट्राइब्स हैं, या तो मेनलैंड की ट्राइब्स या तो फ्रंटियर ट्राइब्स। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की जो ट्राइब्स हैं वो तो भारत में नहीं है, इसलिए हम उसे स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में है। अब हम स्टडी कर रहे हैं जो भारत में ट्राइब्स हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्राइब्स हैं प्लस मेनलैंड ट्राइब्स। तो हमने दो मुख्य तरीके से बांट दिया, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स और मेनलैंड ट्राइब्स में, राइट। अब देखिएगा, जो मेनलैंड ट्राइब्स है ना भारत की, वो कलोरियन पीपल है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, ठीक है, एस्ट्रो एशियाटिक पीपल कहा जाता है उनकी रेस को, और वो शुरुआती इंसानों में से हैं जो भारत में आके बसे। देखिए इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान जो है वो नेचुरली इवॉल्व नहीं हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान जो है वो अफ्रीका से मूव करता हुआ आया है। भारत में कृष्णापिथेकस, रामापिथेकस जैसी जो शुरुआती जो आदि मानव की प्रजातियां थी वो मानव में डेवलप नहीं हो सकी, वो लुप्त हो गई, ठीक है। होमो सेपियंस या होमो सेपियन या उससे पहले भी होमो हिबलस तो खैर अफ्रीका में रहा, लेकिन इरेक्टस ने जो पूरी दुनिया भ्रमण किया है वो भारत तक पहुंचा है, ठीक है। और अफ्रीका से जमीनी रास्ते से भी और समुद्री रास्ते से भी, खैर उस टॉपिक में नहीं जाएंगे हम, लेकिन पॉइंट ये है कि भारत में मानव जो है वो इवॉल्व नहीं हुआ। अफ्रीका से जमीनी मार्ग से या समुद्री मार्ग से भारत में मानव जो है वो माइग्रेट करके आया है। लेकिन जो बिल्कुल शुरुआती मानव होमो सेपियन जो आखेटक संग्रहण के रूप में भारत में नजर आते हैं वो ये कलोरियन पीपल है, ये मुंडा भाषी लोग हैं, ठीक है। ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड या इनको एस्ट्रो एशियाटिक लोग कहा जाता है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के जो थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार है, यहाँ पर भी इसी सेम जो है वो मतलब रेस के लोग जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत की बात करते हैं। भारत में जो कलोरियन या मुंडा लैंग्वेज स्पीकिंग जो या प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कह लीजिए रेस वाइज, या एस्ट्रो एशियाटिक लोग जो भारत में रह रहे हैं, इनको दो हिस्से में बांटा गया है, या तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में रहने वाले या मेनलैंड में रहने वाले, ठीक है।
तो जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में रहने वाली जो ट्राइब्स है ना, उसमें उन ट्राइब्स में आप साफ साफ पाएंगे कि वो या तो चाइना से माइग्रेट करके आई हैं या तो वो म्यांमार से माइग्रेट करके आई हैं। यानी कि जो खचिन की पहाड़ियां हैं, ठीक है, हिमालय जहां पर खत्म होता है और हिमालय का जो ईस्टर्न सिंटेक्स है, उस पहाड़ियों के पार से दोनों, ठीक है, मेनलैंड चाइना से भी और म्यांमार के क्षेत्र से भी, वहां से भी ट्राइब्स जो है वो भारत में एंटर की हैं। और कुछ भारत के कॉलोनियल लोग भी है। तो नॉर्थ जो ईस्टर्न ट्राइब्स है उनके मैं आगे जिक्र करूंगा, उनका नाम आगे आएगा, ठीक है। वैसे मैं ट्राइब्स पे अलग से सेशन लेकर आऊंगा, उसमें आपको मैं पूरा समझाऊंगा शुरुआत से कि भारत की जो शुरुआती प्रोटो एस्ट्रोलॉइड या शुरुआती मानव भारत में कहां से आया, वो सारी चीजें हम उन सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। ट्राइब्स का डेवलपमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज के हिसाब से हमें आज का जो लेक्चर है इसमें हमें ये एस्टेब्लिश करना है कि भारत में हमें जो ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़ना है वो मुख्यतः दो रीजन की ट्राइब्स को पढ़ना है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब और मेनलैंड इंडिया की ट्राइब। जो मेनलैंड इंडिया की ट्राइब है वो है एस्ट्रोलॉइड, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड या एस्ट्रो एशियाटिक रेस के लोग, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं वो हो सकता है कि, या है भी ऐसा कि वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड या एस्ट्रो एशियाटिक हो, एज वेल एज वो म्यांमार और चाइना से माइग्रेट करी हुई ट्राइब्स भी हैं। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहां का जो ज्योग्राफिकल रीजन है, वहां पर वहां की ट्राइब्स का माइग्रेशन म्यांमार से भारतीय वाले हिस्से में चलता रहता है, दैट इज नेचुरल फॉर देम, ठीक है। वो जो माइग्रेशन है वो हजारों सालों से चल रहा है उनका, ठीक है। और जब पॉलिटिकल बाउंड्रीज बटी तो जो ट्राइब भारत में आ चुकी थी, बस चुकी थी, वो भारत के हिस्से आ गई, बाकी म्यांमार के हिस्से चली गई। जो कल्चरली जो आसाम का या बंगाल का जो रीजन है, जो ट्राइब्स उस कल्चर से इफेक्ट हो गई, ठीक है, इसीलिए वो भारतीय भारत जो है वो देश का हिस्सा बन गई, इसीलिए उनको अलग नहीं किया गया, ठीक है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। जब हम मैं आपको बताऊंगा ना इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स 1956 का जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट वाला जो एक्ट है उसको जब एक्सप्लेन करूंगा, तब नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य हैं उनको भारत में किन शर्तों पर और किस माध्यम से जो है वो, और क्यों इंटीग्रेट किया गया, क्यों म्यांमार के साथ नहीं छोड़ा गया, क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश में क्लेम करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके एथनिक और रेशियल कारण भी हैं, ठीक है। तो एथनोग्राफी धीरे धीरे समझिए, ठीक है। अगर आपको सोसाइटी यानी GS1 में सोसाइटी वाला पेपर लिखना है ना आपको, तो थोड़ा सा आपको एथनोग्राफी भी समझनी चाहिए, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि भारत में जो रेसेस हैं या ट्राइब्स का जो मूवमेंट है वो समझ आना चाहिए आपको। खैर धीरे धीरे सब चीज़ों से अवगत कराऊंगा। आज ये मैंने बोला ना, ये फाउंडेशन लेक्चर्स हैं, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं हिस्ट्री के दायरे में रहूँगा। मैं एंथ्रोपोलॉजी में अभी क्यों जाऊँ, राइट, सोशियोलॉजी में अभी क्यों जाऊँ, मैं हिस्ट्री के दायरे में रहते हैं। खैर ये हमने बांट लिया दो हिस्से में, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स है और सेंट्रल इंडिया जो मेनलैंड इंडिया है यहाँ की ट्राइब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द मेनलैंड ट्राइबल रिबिलियंस वर स्पार्क्ड ऑफ बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, एन इंपॉर्टेंट वन कंसर्न्ड विद द ट्राइबल लैंड्स और फॉरेस्ट, ठीक है। मेनलैंड ट्राइबल्स रिवॉल्ट क्यों हुए, ट्राइबल लैंड्स और फॉरेस्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, अंग्रेजों को पूरे भारत पर अपना राजनीतिक जो है वो कंट्रोल चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए पहले उन्हें भारत एज अ होल सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तभी पॉलिटिकल कंट्रोल वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी का कंट्रोल जो है वो 1765 उनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिली, ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि भारत का जो ट्राइबल, खासकर मेनलैंड जो भारत है, इसकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका काफी बड़ा हिस्सा इस बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो ये पूरी, उस समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जुड़ा ये पूरा एरिया, अंग्रेजों ने जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जोड़ा, यहां पर एक काफी बड़ा पॉपुलेशन जो है वो मेनलैंड ट्राइबल्स का रहता है, राइट। तो ये जो मेनलैंड ट्राइबल्स हैं ये पिछले हजारों सालों से, यानी कि जो वैदिक लोग आए भारत में, या वैदिक लोग जब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से वो जो मेनलैंड भारत में एंटर किए, ये गंगा के मैदान में एंटर किया उन्होंने, और उनका कल्चर जब धीरे धीरे, यानी कि वैदिक कल्चर का असर जब इन ट्राइबल कम्युनिटीज तक पहुंचा, उससे पहले से ही ये कम्युनिटीज जो हैं वो, यानी कि 1500 BC से, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि 1500 BC से पहले से ये ट्राइबल कम्युनिटीज अपना कल्चर चला के बैठी हुई हैं।
और इन ट्राइबल कम्युनिटीज में वैदिक कल्चर का भी इतना खासा बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आज भी अगर आप इन ट्राइबल कल्चर्स को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जो रीत रिवाज हैं वो वैदिक कल्चर से मिलते नहीं हैं, बहुत अलग हैं। ठीक है, इनकी भाषा और इनकी भाषा में जो द्रविड़ शब्द हैं वो वैदिक भाषाओं से अलग हैं, डेफिनेटली अलग हैं। ठीक है, खैर, लेकिन मिक्स हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही अलग है। अब 1500 साल पहले वैदिक लोगों ने अपना इंपैक्ट जो है वो मेनलैंड इंडिया में छोड़ना शुरू किया था, तो काफी ज्यादा जो है वो संस्कृताइजेशन जो है वो हुआ है भारतीय ट्राइब्स का। डीसंस्कृताइजेशन और संस्कृताइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो संस्कृताइजेशन नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे भारत में हुआ है, लेकिन ये ट्राइब्स जो हैं वो उन जंगलों में रहती हैं, अछूती रह गई। लेकिन अंग्रेज जो हैं वो हर ट्रेड रूट को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज भली भांति समझते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूरा भारत हमारे कंट्रोल में होगा, और तब अगर एक भी ट्रेड रूट ऐसा रह गया, एक भी जंगल कूचा ऐसा रह गया जहां पर हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है, राइट, तो सिस्टम जो है वो हमारा सस्टेन नहीं कर सकेगा। वो हमारे लिए चैलेंज रहेगा, उसको ओवरकम कर लेंगे हम डेफिनेटली, लेकिन वो चैलेंज रहेगा। जैसे कि आज है, क्या कोई भी भारत की ट्राइब, क्या कोई भी भारत का कोई भारतीय उपमहाद्वीप की, नॉट उपमहाद्वीप लेकिन इंडिया एज अ नेशन की जो क्लेम्ड बाउंड्री है इंडियन रिपब्लिक की, उसके अंदर जितना भी पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल रीजन है, उस रीजन में क्या कोई भी एरिया ऐसा है जो कि भारतीय सरकार द्वारा इफेक्टेड नहीं है? नहीं, भारतीय सरकार का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोने कोने में पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि भारतीय सरकार जो एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, जो शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुए या रिपब्लिक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में से जो भारत मतलब इंडिया जो एज अ कंट्री अलग हुआ है, उसके सभी लोगों के लिए जो है वो भलाई करने के लिए बनी। लेकिन भारतीय सरकार भलाई के लिए बनाई गई आज़ादी के बाद, लेकिन अंग्रेजों ने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था, उनका मेन एजेंडा क्या था? भारत से ज्यादा इकोनॉमिक गेन करना। तो इसलिए हर ट्राइब के गली कूचे जंगल को अपने कंट्रोल में लाना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था। देखिए, अभी आपको लग रहा है बहुत गोलमोल बात हो रही है, लेकिन जब मैं ट्राइब का नाम ले लेके उनकी जगहें आपको बता के कराऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन से ये रिसोर्स निकल कर आ रहा था, इसलिए ये अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था। ठीक है, हर एक ट्राइब के बारे में बताऊंगा आज, जिनके भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द लैंड सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश अफेक्टेड द जॉइंट ऑनरशिप ट्रेडिशन अमंग द ट्राइबल्स एंड डिसरप्टेड देयर सोशल फैब्रिक। अब देखिए, ट्राइबल्स मैंने बोला ना, वैदिक कल्चर के हिट से पहले से एस्टेब्लिश्ड है वो, राइट। तो उनका जो सोशल फैब्रिक है, वैदिक जो लोग आए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के रास्ते, उनके साथ उनका थोड़ा थोड़ा जो है वो कोहेरेंस बनना शुरू हुआ। ठीक है, तो वैदिक लोग जो है वो संस्कृताइजेशन हुआ यहाँ पर ट्राइबल्स का। फिर उसके बाद जितने भी डायनेस्टीज, जितने भी बड़े एम्पायर रहे, एंशियंट, अर्ली मेडाइवल और अब मॉडर्न आते आते, ठीक है, लेकिन सभी ने ट्राइबल्स के जो कस्टमरीज हैं, उनके जो ट्राइबल्स जितने भी लीडर्स या ट्राइबल जितने भी कम्युनिटीज हैं, उनके जो भी रहन सहन का तरीका है या उनके जो भी कृषि का जो सेटलमेंट था, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। ठीक है, क्योंकि सबको उनकी जरूरत थी। कोई भी जंगलों में जाकर ट्राइबल्स को ओवर पावर नहीं कर सकता था। बख्तियार खिलजी ने गलती करी थी जब वो असम में गया था, और उसे वहां पर असम के ट्राइब्स ने ऐसी धूल चटाई थी। तो शुरू से ये एग्जाम्पल सेट्स थे कि आप डायरेक्टली, जैसे भील कबीले वाले हैं, भील कबीले वालों से डायरेक्टली कोई नहीं भिड़ पा रहा था। उनके कबीलों के अंदर जंगलों में जाकर आप उनसे लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जंगल उनके हैं, उनको कोना कोना पाई पाई पता है जंगलों की। इसलिए कोई भी बड़ी शक्ति ट्राइबल से डायरेक्टली नहीं उलझती थी। लेकिन अंग्रेजों के पास रिसोर्सेज थे, अंग्रेजों के पास बड़ी सेनाएं थी, उनके पास संयम था, उनके पास समय था। ठीक है, तो उन्होंने और उनके पास क्या था? सबसे जरूरी चीज, उनके पास एक ऐसा एक्सप्लॉयटेटिव जुडिशरी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो कि डिजाइन ही किया गया था पूरे भारत की सभी पॉपुलेशन को अपने पहले इकोनॉमिक और फिर पॉलिटिकल सब्जुगेशन के अंडर या सब्जुगेशन में लाने के लिए, राइट। तो यहां पर जो ट्राइब्स हैं वो देखिएगा, इस पॉइंट से हमें क्लियर होता है,
द लैंड सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिश अफेक्टेड जॉइंट ओनरशिप ट्रेडिशन। ये जॉइंट ओनरशिप ट्रेडिशन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, राइट। तो जो ट्राइब्स हैं और जो भारत के नेटिव रूलर्स हैं, चाहे वो किसी भी डायनेस्टी या किसी भी धर्म के रहे हो, उन्होंने उन ट्राइब्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। एक जो है वो एग्रीमेंट बना कि इस जंगल में आप जो है वो राज कीजिए, हमें केवल यहाँ से एक ट्रेड रूट दे दीजिए, चुपचाप हम यहाँ से अपना जो है वो कारवां लेके चले जाएंगे। और ट्राइब्स और वहाँ के लोकल रूलर्स के बीच में एक जो है वो जॉइंट ओनरशिप की भावना आई, प्लस ट्राइब विद इन द ट्राइब भी वो जॉइंट ओनरशिप की भावना आई कि जो ट्राइब के सभी, एक पर्टिकुलर ट्राइब के सभी जो लोग हैं इस जंगल को बराबर तरीके से यूज करेंगे। प्लस उसके आसपास का जो बड़ा शहर है, वहां का जो भी ताल्लुकदार है, सूबेदार है, वो उस जंगल के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, बशर्ते वो उन ट्राइब्स को उनका पर्सनल स्पेस जो है वो देकर रखे। समय समय पर उन ट्राइबल्स ने उन लोकल राजाओं को सैन्य मदद भी प्रोवाइड करी है और उनके लिए सैन्य समस्याएं भी बने हैं, ठीक है। तो एक कोहेरेंसी, एक पुराना सिस्टम, ओल्ड ऑर्डर, फिर से आ गया ना वही चीज, एक ओल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश था। अंग्रेजों ने ये सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब कर दिया, फाड़ दिया है सोशल फैब्रिक को। अंग्रेजों ने ये ओल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया। कैसे कर दिया ओल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब? अंग्रेजों ने जो नया सिस्टम बनाया उसके तहत रेवेन्यू जो है वो सबको देना है। उन्होंने उन्होंने पुराना सिस्टम कहा कि कोई हम कुछ नहीं मान रहे, जो पुराने वर्बल हो चाहे लिखित एग्रीमेंट्स हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको हम एज अ पीज, आप चाहे ट्राइबल है, कुछ मर्जी है, आपको हम एज अ पीजेंट जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप कृषक हैं हमारे हिसाब से, तो ठीक है। और अगर आप कृषक हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि ये पूरे के पूरे उड़ीसा की दीवानी हमारे पास है। 65 से शुरू कर दिया उन्होंने काम। ये पूरी की पूरी उड़ीसा की दीवानी हमारे पास है, बंगाल की दीवानी हमारे पास है। अगर आप यहां पर कृषि कर रहे हैं तो हम वहां से लगान वसूलेंगे ही आपसे, और अगर आप नहीं देने को तैयार है लगान, तो आपके लिए ऑप्शंस ये हैं कि आप जंगल छोड़ के चले जाइए, या तो हम आपको जबरदस्ती यहां से हटा देंगे, किसी और को यहां पर बिठा देंगे। समझिए, यहां पर डिस्पोजेशंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मान लीजिए उड़ीसा के किसी पर्टिकुलर जंगल के वहां पर कृषक हैं, उनको हटाकर बंगाल से, मैंने बोला ना, नया जमींदारी क्लास, नया मर्चेंट क्लास, नया मनी लेंडर क्लास, बंगाल से जमींदारों को लाकर जो है वो उड़ीसा में उनसे करानी शुरू कर दी खेती, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल था अंग्रेजों का। मैंने आपको बताया ना, जो जमींदार अंग्रेजों के लिए फायदा दे रहा है, जब तक वो कर दे सकता है तब तक बिठाया, जैसी नहीं, जब वो टैक्स देने में नाकाम हो गया उसको हटा दिया, दूसरे को बिठा दिया वहां पर। तो ये साइकिल अंग्रेज चलाए जा रहे थे जब तक भारत के सभी जमींदार जो हैं वो क्या ना हो जाएं, बैंकरप्ट, जब तक भारत के सभी कृषक जो हैं वो क्या ना हो जाएं, भूख के कारण मरने की हालत ना हो जाए उनकी। तो ये एक्सप्लॉइटिव, पूरा बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्लॉइटिव चक्र था अंग्रेजों का, ठीक है। और जिससे कोई नहीं बच सका, ट्राइबल भी नहीं बच सके, ट्राइबल भी आए इनकी चपेट में। देखिएगा, as agriculture was extended in a settled form by the company government, the tribals lost their land and there was an influx of non-tribals to these areas. यही मैंने बोला ना, सेटल्ड सिस्टम है, सेटल हो गया कि इतना टैक्स देना ही देना है, भले आप ट्राइबल हो या ना हो, भले ही यहाँ के लोकल शासक ने आपको जो है वो, लोकल शासक क्या देंगे, लोकल शासक तो बाद में आए ना, ट्राइबल्स तो पहले से, ट्राइबल्स तो शुरुआती नेटिव है इंडिया के, राइट। तो लोकल शासकों के साथ जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहां पर कृषि कर रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा ऐसा, अगर आप यहां पर कृषि कर रहे हैं तो ये सेटलमेंट है, इतना आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ये आपका जमींदार है, इसको टैक्स देना है आपने। वो जमींदार हो सकता है एक अंग्रेजी अफसर हो, या हो सकता है कि वो एक भारतीय हो, राइट। उसको अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जबरदस्ती हटाकर आपकी जो जमीन है वहां पर किसी और को लाकर बिठा दिया जाएगा एज अ कृषक या जमींदार, वो फिर अंग्रेजों को टैक्स देगा। सो दिस वाज द, क्या था ये, कि जो ट्राइबल्स है उनकी जगह नॉन ट्राइबल्स लोग आके रहना शुरू हो गए। तो जो ट्राइबल्स जो लोग हैं, दे आर वेरी पोजेसिव ऑफ देयर लैंड एंड दे आर वेरी पोजेसिव ऑफ देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेस, राइट। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दे वर देयर फर्स्ट, उस भारत में आने वाली, ये भारत में आकर रहने वाली, जहां तक हमें ज्ञान है, ठीक है, भारत में रहने वाली शुरुआती रेसेस में से एक है एस्ट्रोएशियाटिक या प्रोटोस्टोलाइट्स या कलोरियन पीपल या मुंडा स्पीकिंग कलोरियन पीपल, राइट। उसके बाद बाकी सब शासक वहां पर आए हैं। तो दे आर वेरी पॉजेसिव ऑफ देयर लैंड, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हम यहाँ के नेटिव्स हैं, बाकी सब बाहर के हैं।
नेक्स्ट चीज देखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन फॉरेस्ट वाज कर्ब्ड एंड दिस एडेड टू ट्राइबल्स प्रॉब्लम्स। अब अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई, वो जंगल जिनको पूजा करते थे ट्राइबल्स, और जिन जंगलों को वो, मतलब वैसे ऐसी बात नहीं है, स्लैश एंड बर्न, यानी कि स्लैश एंड बर्न तो ट्राइबल्स भी करते थे, पेड़ काट कर जो है वो खेती करना, फिर वहां पर आग जला देना। ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो उड़ीसा के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के ट्राइबल्स, यानी कि मेनलैंड जो ट्राइबल्स है भारत के, वो भी करते थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने बड़े लेवल पर जंगलों को काटकर वहां पर खेती शुरू करवा दी, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए अंग्रेजों को। अब यहां पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ट्राइबल्स का नाम नहीं आता, बहुत कम, बुंदेलखंड के रीजन में ज्यादा से ज्यादा, बहुत, वो भी बहुत रेयर पॉपुलेशन। ऐसा क्यों है? जो मेनलैंड ट्राइबल्स हैं वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और फिर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो मेनलैंड ट्राइबल्स ही क्यों हैं? दक्षिण भारत में भी इतने ट्राइबल्स नजर में नहीं आते, ऐसा क्यों? इसका जवाब ये है, इसका जवाब छुपा है आपका, वैसे मैं ट्राइबल्स वाले टॉपिक में कराऊंगा इसका पूरा, लेकिन एक जस्ट आपको ब्रीफ दे देता हूं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आने वाली शुरुआती वैदिक ट्राइब्स, उन्होंने जो पूरा गंगा बेल्ट अपने कंट्रोल में लिया है तो उसका संस्कृताइजेशन कर दिया है। ठीक है, संस्कृताइजेशन कर दिया है, दैट मीन्स यहां पर जितनी भी ट्राइब्स थी पहले, वो सब जो है वो पहले वैदिक कल्चर में, फिर ब्राह्मणिक कल्चर में, फिर उसके बाद आने वाले जितनी भी उसके बाद आने वाली जो भी रॉयल फैमिलीज थी, उनके कल्चर्स में इन्फ्यूज होती गई। और जो नेचुरल बॉर्डर है मेनलैंड भारत का दक्कन से, ठीक है, विंध्या की रेंज, बुंदेलखंड की रेंज और छोटा नागपुर के पठार, उसके नीचे के जो ट्राइबल्स हैं, उन्होंने अपनी ट्राइबल आइडेंटिटीज को आज तक रिटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, खैर, मतलब पूरी तरह नहीं, इफेक्ट तो ऑब्वियसली पड़ा है, 2500 साल बहुत लंबा स्पैन होता है, इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ा है, लेकिन फिर भी जिस लेवल का इंपैक्ट पड़ सकता था, जिस लेवल का इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में नजर आता है, बिहार में नजर आता है, कि यहां पर हमें नजर ही नहीं आता कि पहले कोई ट्राइब्स भी रहती थी या नहीं, राइट, उस तरह का जो है वो हमें असर बिहार, मतलब बिहार के दक्षिणी हिस्से, यानी उसके अलावा झारखंड हो गया, ठीक है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहां पर जो हमें ट्राइब्स नजर आती हैं, उस तरह का इंपैक्ट हमें बिहार और उत्तर प्रदेश की ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर नजर ही नहीं आती हमें। जो मेनलैंड बिहार है, ठीक है, जो मतलब यार गंगा के आसपास का जो एरिया है, दक्षिण बिहार से शुरू हो जाता है ट्राइबल पॉपुलेशन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट चीज आएगी, the government further extended its control over the forest areas by setting up reserved forest and restricting timber use and grazing। ठीक है, अब अंग्रेजों ने करना क्या शुरू किया, अब जानवरों को पशुचारण के लिए जो है वो जंगल का इस्तेमाल है। अब ट्राइबल्स के लिए जंगल का इस्तेमाल क्या है? जंगल से लकड़ी मिलने, जंगल से उन्हें खाने का सामान मिल रहा है, जंगल में वो अपने जानवरों को चरा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जंगल को काटकर वो खेती कर रहे हैं। अब अंग्रेजों ने क्या कहा, एक दिन आए अंग्रेज और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारे जंगल जो है वो अब हमारे हैं, आप जो है वो अपना चुपचाप कहीं और डेरा डालिए, आप जो है वो यहाँ पर अब नहीं कर सकते खेती बाड़ी। अंग्रेजों ने आकर ऐसा कह दिया। अब ट्राइबल्स ऑब्वियसली ऑफेंड होंगे ही। नेक्स्ट चीज देखिएगा, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम कंपनी फॉर टिम्बर फॉर शिपिंग एंड रेलवेज। देखिएगा, भारत से लकड़ी चाहिए थी बहुत ज्यादा अंग्रेजों को। क्यों? पहली बात तो शिप बिल्डिंग के लिए कहां कहां पर, जहां जहां भी, अब जैसे अफ्रीका के कुछ ऐसे एरियाज हैं, अरब के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी, ठीक है, लेकिन वहां पर जंगल नहीं होता, तो वहां पर लकड़ी की आवश्यकता है। कहां से जाएगी लकड़ी? भारतीय ट्राइब से या भारतीय जंगलों से, ठीक है। रेलवेज एस्टेब्लिश करना है, भारत में भी, यूरोप में भी, या जहां जहां पर भी अंग्रेजों की क्या है, कॉलोनीज है, वहां उस रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए देखा आपने, उसके नीचे स्लैब लगे होते हैं। आज जो कंक्रीट के स्लैब हैं, वो पहले वो स्लैब्स जो है वो किसके हुआ करते थे? लकड़ी के हुआ करते थे। तो वो स्लैब्स भी चाहिए, प्लस अंग्रेजों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना था, तो लकड़ी भी चाहिए थी। तो खैर, लकड़ी की डिमांड कई जगहों पर कम थी, कई जगहों पर बहुत ज्यादा थी, बट स्टिल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लकड़ी की डिमांड नहीं थी। तो लकड़ी की डिमांड से भी जंगल पर प्रेशर पड़ा, और इस चीज को तो बहाना बनाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को तो भारतीयों पर हर मुमकिन प्रेशर डालना था
क्योंकि अंग्रेजों का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट निकालना। सो भारतीयों पर हर मुमकिन प्रेशर उन्हें डालना था। तो जंगल पर लकड़ी के नाम पर प्रेशर डालो, कोई बात नहीं, ठीक है, भले ही लकड़ी की उन्हें ज्यादा जरूरत हो या ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुलिस, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब जो नया सिस्टम लेकर आए अंग्रेज ट्राइबल बेल्ट्स में, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, वहां पर अंग्रेजी पुलिस आए, जो कि पुलिस अपनी पुलिसगिरी करने के नाम पर, पुलिस सर्विस के नाम पर जो है वो लोगों से टैक्स इकट्ठा करते थे। नए जमींदार आए, नए मनी लेंडर्स आए। तो जो रेवेन्यू सिस्टम मैंने आपको एस्टेब्लिश जो ऑलरेडी जो है वो समझाया है, वो अब इन ट्राइबल रीजन्स में वो नया रेवेन्यू सिस्टम काम करना शुरू किया। उसके तहत नए मनी लेंडर, नए जमींदार जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने शुरू कर दिया। सम जनरल लॉज वर आल्सो एबहॉर्ड फॉर देयर इंट्रूसिव नेचर एज द ट्राइबल्स हैड देयर ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अब ट्राइबल्स के अपने कस्टम्स हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसी ट्राइब है, जैसे कोई भी एक ट्राइब है, उसमें बलि देने की प्रथा है, चाहे वो मानव बलि हो या किसी पशु की बलि हो, और वो बलि जो है वो देते आ रहे हैं वो पिछले 2,500-3,000 सालों से, जब से भी उनका कस्टम एस्टेब्लिश हुआ है। और अगर अंग्रेज आके इस तरह का कोई रेडिकल चेंज कर देते हैं, भले ही वो कितना भी मानवतीय यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हो, लेकिन वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स को तो क्या करता है? डिफाई। तो ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर, अगेन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो ये बलि देना केवल एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इस तरह के बहुत सारे कस्टम्स जो कि इंडिजिनस थे इन ट्राइब्स को, और जो अंग्रेजों को बिल्कुल अटपटे लगे, क्योंकि वो तो कस्टम्स को, वो सिविलाइजेशन का जो डेफिनेशन है, ये सिविलाइजेशन की जो डेफिनेशन है अंग्रेजों की, वो यूरोप से लेकर आए थे। ठीक है, भारत की सिविलाइजेशन की डेफिनेशन थोड़ी अलग थी। उनके हिसाब से भारत में अगर कोई व्यक्ति कॉटन के कपड़े पहन रहा है, धोती वगैरह पहन रहा है, या अगर उसका टोर्सो जो है वो बेयर है, नंगा है, गर्मी में नंगा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, गमछा डालिए गीला करके, ऊपर जो है वो गीला करके जो है वो पगड़ी पहनिए। भारत की गर्मी के लिए वो नेटिव है, ठीक है, भारत की गर्मी के लिए वो ज़रूरी है, राइट। वो एक नेटिव प्रैक्टिस है, वो अंग्रेज़ों के लिए अनसिविलाइज थी। ठीक है, खैर अंग्रेज तो बहाने ढूंढ रहे थे भारतीयों को नीचा दिखाने के, हर पॉसिबल बहाना। क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्लान था अंग्रेजों का, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी, उसका एक हिस्सा था कि भारतीयों को नीचा दिखाओ जितना ज्यादा हो सके। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी चाहिए। ठीक है, वॉरफेयर केवल हथियार और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर नहीं होती, वॉरफेयर साइकोलॉजिकल लेवल पर भी होता है। युद्ध जो है वो, आधा युद्ध जो है वो दिमाग से जीता जाता है, दिमाग में जीता जाता है, राइट। दुश्मन के मन में भय डालना। मंगोल्स जो अपने दुश्मनों के सरों को काट कर जो बड़े बड़े पिल्लर खड़े कर दिया करते थे, वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, ताकि उनके दुश्मन आकर देखें इतने सारे लोगों के सर काट के रख दिए। तो मंगोल्स का खौफ था सबके दिलों में। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहता है युद्ध का। ठीक है, सो ट्राइबल कस्टम्स में चेंज करने की कोशिश करी अंग्रेजों ने, ट्राइबल्स को उससे भी प्रॉब्लम थी। सो विद द एक्सपेंशन ऑफ colonialism, Christian missionaries came to these regions and their efforts interfered with the traditional customs of the tribals. अब देखिएगा, भले ही ट्राइबल्स जो हैं वो कोलोरियंस हो या मुंडा स्पीकिंग हो, लेकिन जो वैदिक कल्चर है उनका इंपैक्ट हमें ट्राइबल्स में नजर आता है। क्योंकि ट्राइबल्स में भी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एस्टेब्लिश हो गई थी। तो एक ट्राइब के अंदर भी मैंने आपको बोला ना कि पूरी तरह से उनका जो है वो सांस्कृतिकरण नहीं हो पाया, लेकिन वर्ण व्यवस्था तो वहां पर भी एस्टेब्लिश हो गई, जाति व्यवस्था वहां पर भी आ गई। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भी 1813 के बाद मिशनरीज भेजे। तो ट्राइबल पॉपुलेशन ऑब्वियसली पॉलिटिकली और सोशली इकोनॉमिकली कमजोर है। तो मिशनरीज जो आए, यानी कि जो धर्म प्रचारक आए या धर्म परिवर्तक जो आए, क्रिश्चियंस, उनके लिए तो टारगेट ऑडियंस थे कौन? ट्राइबल्स। क्योंकि ट्राइबल्स जो पॉलिटिकली कमजोर हैं, इकोनॉमिकली कमजोर हैं, अगर उनको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप पीसफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए और आपके ऊपर क्रिश्चियन लॉज जो है वो, क्रिश्चियन सिविल लॉज जो है वो अंग्रेजी गवर्नमेंट लगाना शुरू कर देगी, राइट, और आपको जो है वो टैक्सेस में छूट मिल जाएगी और ये सब चीजें हो जाएंगी, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन का सहमत हो गया कि हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं,
कुछ इच्छा से सहमत हुए, कुछ को फोर्सिबली सहमत होना पड़ा, कुछ को मजबूरी में सहमत होना पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिकली उनके पास कोई चारा नहीं था। तो इसीलिए आज हम जब झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार, महाराष्ट्र की ट्राइबल पॉपुलेशन में जब जाते हैं, सेंसस होता है, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। तो वो क्रिश्चियन वहां के नेटिव तो है नहीं वो, राइट। तो उनका कन्वर्जन हुआ है, और कन्वर्जन किसने किया? धर्म प्रचारकों ने किया। तो जब कन्वर्जन हो रहा था और जब मजबूरी में ट्राइब्स जो है वो कन्वर्ट हो रही थी, तो उसी ट्राइब का एक हिस्सा जो है वो, एक सेक्शन ऑफ हिस्सा उसी ट्राइब का उस कन्वर्जन के खिलाफ भी था। तो एक ट्राइबल अपराइजिंग का कारण फोर्सिबल कन्वर्जन एज वेल एज जो मजबूरी में कन्वर्जन करना पड़ रहा था खुद से ट्राइबल्स को, एक ये भी जो है वो रिजेंटमेंट का कारण बना। सो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आपको छोटे छोटे पॉइंट जो है वो समझ में आने चाहिए, ठीक है। द मूवमेंट्स ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर वर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल, ठीक है। मैंने आपको बताई जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो ट्राइब्स हैं वो माइग्रेट करके आई हैं म्यांमार और जो खाचिन की पहाड़ियां हैं, खाचिन की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो हिमालय का ईस्टर्न सिंटेक्स है उसके पार जो चाइना का एरिया, वहां से माइग्रेट करके आए हैं कुछ लोग। तो वो अलग ज्योग्राफिकल रीजन से आते हैं, तो अलग कल्चरल बेसिस लेकर आते हैं वो, ठीक है। भारत की चाहे वो ट्राइब्स हो चाहे ना हो, मैंने आपको बोला ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है वो वैदिक कल्चर की वर्ण व्यवस्था तो फैली है, फैली पूरे भारत में, ठीक है। लेकिन अगर कोई भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर से आ रहा है तो उनके जो है उनकी सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है, डेफिनेटली नहीं होगी। तो असम या असम के आगे की जो ट्राइब्स है वहां पर हमें उनका संस्कृतिकरण होता हुआ इतना बड़े तौर पर नजर नहीं आता, क्योंकि वो बाहर से माइग्रेट करके आए हैं, ठीक है। तो उनका सोशल स्ट्रक्चर अगर मेनलैंड ट्राइब से अलग है तो उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग होंगी, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो अंग्रेजों ने उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स भी अलग तरीके की खड़ी करी होंगी, ठीक है। देखिएगा, फॉर वन थिंग द ट्राइब्स विच शेयर्ड ट्राइबल एंड कल्चरल लिंक्स विद कंट्रीज अक्रॉस द बॉर्डर डिड नॉट कंसर्न देमसेल्फ मच विद द नेशनल स्ट्रगल, ठीक है। ये ट्राइब्स जिनका कल्चरल लिंक जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के नेचुरल बॉर्डर से परे से है, यानी म्यांमार और चाइना के कल्चर से मिल रहे हैं वो साफ साफ, या तिब्बत के कल्चर से मिल रहे हैं, क्योंकि वहीं से वो लोग माइग्रेट करके आए हैं, ठीक है। अब यहां पर ना बहुत लोग जो है वो माइग्रेशन को लेकर बहुत भावुक हो जाते हैं। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में माइग्रेशन जो है वो क्या है? नेचुरल है, नॉट जस्ट भारतीय महाद्वीप, पूरी दुनिया में माइग्रेशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है। और जो शुरुआती ट्राइब्स हैं तभी से ही, जब इंसान ने शुरुआत में क्लैंस या ट्राइब्स में रहना शुरू किया, तभी से ही ये पैटर्न्स माइग्रेशन के बन गए हैं। भले ही वो रोजगार के तलाश में हो, बेहतर चारागाह के तलाश में हो, बेहतर शिकार के तलाश में हो, बेहतर खेती की भूमि के लिए की तलाश में हो, बेहतर मौसम की तलाश में हो, माइग्रेशन होता रहा है। और जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो बहुत बाद में बनी है। लाइक भारतीय उपमहाद्वीप की पॉलिटिकल बाउंड्री 20वीं 19वीं सदी में आकर बनी है। उससे पहले की जो, या चाइना की पॉलिटिकल बाउंड्री 20वीं 19वीं सदी में आकर बनी है, या उससे पहले भी अगर डायनेस्टीज की बाउंड्रीज थी तो वो इतनी ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं थी, जो विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है वो वेल डिफाइन हुई है बाउंड्रीज। तो यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो ट्राइब्स हैं, जो प्रेजेंट डे के हिसाब से, प्रेजेंट डे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसके हिसाब से तिब्बत में, चाइना में, म्यांमार में या भारतीय राज्यों में रह रही हो, इनका माइग्रेशन जो है इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो इनके जो कस्टमरीज हैं वो भारतीय मेनलैंड से अलग है। और जो भारत में नेशनलाइजेशन की और भारत में आजाद करने की जो भावना है भारत को, वो भारत के मेनलैंड पॉलिटिकल हॉटस्पॉट से उभरी है, यानी बंगाल से, मद्रास से, बंबई से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, राइट, यहां से निकली है ये। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं वो अपने आप को इन नेशनलिस्ट भावनाओं से अलग पाती हैं, क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन या उनके माइग्रेशन पैटर्न्स के हिसाब से वो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर से आ रहे हैं। वो भारतीय उपमहाद्वीप के मेनलैंड और मेनलैंड के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उससे दूर ही रहते हैं वो। इसलिए उनसे निपटने के लिए अंग्रेजों की पॉलिसीज भी अलग थी। यही है
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ जो भारतीय सरकार का अलग रवैया या उनको जो स्पेशल दर्जे हैं 371 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 371 में जो स्पेशल दर्जे है ना राज्यों को, राइट, या उसके अलावा 5वें और 6ठे शेड्यूल में जो स्पेशल दर्जे हैं वो इसीलिए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो मेनलैंड भारत से मेनलैंड भारत से कल्चरली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी अलग है और उनकी कंडीशंस अलग रही हैं। तो खैर उनको मैं ट्राइब्स वाले टॉपिक में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए और इस चीज को भावुक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है ना, ये 20वीं सदी की शुरुआत या 19वीं सदी के अंतिम दशकों में आनी शुरू हुई है। लेकिन एज अ इंसान अपने आप को सोचिए और उन ट्राइब्स के बारे में जो है वो स्टडी कीजिए। वो ट्राइब्स जो है वो पिछले हजारों सालों से माइग्रेट करती आ रही हैं, उनका अलग कस्टम चल रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई ट्राइब किसी भी धर्म की हो, धर्म तो बाद में कन्वर्जेंस, तो क्लैंस जो है वो पहले थे, बाद में ये बड़े बड़े धर्म जो है वो उन क्लैंस को उन्होंने कन्वर्ट किया है, ठीक है, चाहे उनका हिंदुइज्म में कन्वर्जन हो, चाहे उनका इस्लाम में कन्वर्जन हो, वो बाद में हुआ है, ठीक है। तो अगर म्यांमार के रीजन से कोई ट्राइब या कोई जनता जो है वो भारतीय प्रेजेंट डे भारत में एंटर करती है, ठीक है, तो वो माइग्रेशन का जो उनका पैटर्न है वो नेचुरल है, वो कई हजारों सालों से चला आ रहा है। जस्ट बिकॉज कि हमने पिछले 60-70 साल पहले एक जो है वो फिजिकल बाउंड्री वहां पर ड्रॉ कर ली, ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री वहां पर ड्रॉ कर ली, दैट डजंट मीन कि हजारों सालों से चला आ रहा जो ट्राइबल कस्टम है हम उसको ओपन तौर पे चैलेंज कर सके। किस ग्राउंड पे चैलेंज कर रहे हैं हम, राइट। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी समझनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे ना, जब इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर आपके अंदर करुणा आएगी, कंपैशन आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है करुणा और कंपैशन, ठीक है, किसका? एक एडमिनिस्ट्रेटर का। आप जब कंपैशन से इन सब मामलों को समझेंगे, देखो तटस्थता तो है ही, न्यूट्रलिटी तो आपको लानी ही है, लेकिन न्यूट्रलिटी में आपको थोड़ा सा कंपैशन का तड़का भी लगाना है, जरूरी है कंपैशन। ये नहीं कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर आप जो है वो फैसले लेंगे, नहीं। एथिक्स में आप जो, अगर आप एथिक्स को थॉरली स्टडी करेंगे या एथिक्स की जब आप केस स्टडीज जब आप देखेंगे या आप वहाँ पर जो केसेस या वहाँ पर जो सिचुएशंस बनती हैं, वहाँ पर कई जगहों पर आपको न्यूट्रल ना रहकर कंपैशनेट होकर फैसला लेना पड़ता है, और वही उस समय के लिए एक जो है वो बेटर सॉल्यूशन होता है या बेटर स्टेप होता है, ठीक है। और कई जगहों पर आपको करुणा में बहकर जो है वो न्यूट्रलिटी का दूर भी, मतलब न्यूट्रलिटी से दूर भी नहीं रहना पड़ता, राइट। कई जगहों पर आपको करुणा को दूर रखना पड़ता है, यानी कंपैशन के जो है वो नजरिए में आकर फैसले नहीं लेने होते। तो खैर ये जब एथिक्स के आप सवाल पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें क्लियर होंगी। एथिक्स अंत में पढ़ा जाता है, पहले आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। भारतीय पॉपुलेशन का माइग्रेशन का पैटर्न या इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आसपास के जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, वहां से जो भारत के उपमहाद्वीप में जो माइग्रेशन हो रहा है या भारत से बाहर जो माइग्रेशन हो रहा है या भारत उपमहाद्वीप के अंदर जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में जो माइग्रेशन हो रहा है, इन सबको जब आप स्टडी करेंगे ना, जब ट्राइबल कल्चर्स को आप स्टडी करेंगे, तब जाके आपकी क्लैरिटी जनरेट होगी फैसला लेने की, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज कि आपने कहीं किसी पोस्ट में, कहीं किसी न्यूज़ चैनल में सुन लिया, ठीक है, तो उतावला होकर फैसला मत लिया कीजिए। थोड़ा सा हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि सोचने पर जोर डालिए, सोचना शुरू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंडिपेंडेंटली सोचना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देयर रिवोल्ट्स वर ऑफन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्योंकि वो भारत से कल्चरली अलग थे या हैं भी, इसीलिए वो भारत से या तो आजादी चाहते थे या तो अगर भारतीय उपमहाद्वीप में वो रहेंगे तो वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी किसी तरह की चाहते थे, ठीक है, जो कि उनको शेड्यूल 5-6 आर्टिकल 371 में मिलती हुई है, राइट। आइए देखते हैं आगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किस तरह ये नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं वो मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट से अलग थे। सो दूसरा पॉइंट है, देखिए, सेकेंडली दीज मूवमेंट्स वर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड और अग्रेरियन रिवोल्ट्स एज दीज ट्राइबल्स वर जनरली इन कंट्रोल ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स थे, दे वर इन कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। और जनरली जो मेनलैंड जो ट्राइबल रीजन था, यहां पर क्या होता था कि यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनके कंट्रोल में ये उनकी, मतलब जो सोवेरेनिटी होती थी वो उन लोकल रूलर्स की होती थी, ठीक है। और जो ट्राइब्स हैं वो क्या करते थे, वो अपने लेवल पर जो है वो रीजनल लेवल पर रूल करते थे।
इसीलिए अंग्रेजों के पास जब दीवानी आई तो उन्होंने जो है वो अपना लीगल राइट पोज किया कि हमारा लीगल राइट है आपके फॉरेस्ट लैंड पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके मुगलिया सुल्तान ने ही जो है वो हमें लिख के दे दिया है। अब अंग्रेजों के हिसाब से अंग्रेजों को थोड़ी पता था कि जो ट्राइब्स हैं उनका तो लेना देना ही नहीं है कुछ मुगलिया सुल्तान से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। और अब जब मेन लैंड पे पहले पहुंचे ब्रिटिशर्स एंटर द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज मच लेटर। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में ब्रिटिशर्स ने बहुत बाद में जाकर हस्तक्षेप किया देन द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज। कब? जब एंग्लो बर्मीज वॉर से जब वो वापस आ रहे थे ना, वो भी उन्होंने आसाम के क्षेत्र में पहले, फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्राइबल क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरिया है वहां पर ब्रिटिशर्स का इन्फिल्ट्रेशन रिलेटिवली बहुत बाद में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। Thirdly, the frontier tribal revolts under the British continued for a longer time than the non-frontier tribal revolts. फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो है वो लंबे समय तक चलते रहे, इनफैक्ट इतने लंबे समय तक कि आजादी के बाद भारतीय सरकार से भी चलते रहे वो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से भी उनकी यही डिमांड थी कि आपका कोई लीगल क्लेम नहीं है हमारे ऊपर, हम भारतीय मेन लैंड से कस्टम्स के मामले में भी, धर्म के मामले में भी हर तरीके से अलग हैं, राइट। ज्योग्राफिकली भी हम अलग हैं, तो हमें जो है वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। ऐसा उनकी डिमांड ब्रिटिशर से भी थी और फिर आजाद भारत से भी थी, आजाद भारत की गवर्नमेंट से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। डी संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स आल्सो स्प्रेड अमंग द फ्रंटियर ट्राइबल्स। डी संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स का मतलब ये है कि वहां की जो ट्राइब्स हैं उनको जो वैदिक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से निचले तबके जो है वो प्रोवाइड किए गए, यानी कि उनको जो है वो शूद्रों के तहत रखा गया। खैर मैं इसको आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, एक टॉपिक मैं लूंगा कि किस तरह जाति व्यवस्था जो है वो एस्टेब्लिश हुई है, काफी लंबा टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, तो जाति व्यवस्था पूरी समझाऊंगा मैं, भारत की जाति व्यवस्था कैसे बनी है, उसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह वहां की जो ट्राइब्स है उसमें वैदिक जाति व्यवस्था को स्लॉट करने की कोशिश की गई। उसे ही कहा जाता है डी संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स। ठीक है, The Meiteis organized a movement during Churchand Maharaj's rule between 1891 से 1941 to denounce the malpractices of Neo-Vaishvanite Brahmins. Neo-Vaishvanite Brahmins जो वहां की ट्राइब्स में जाके उनकी ट्राइब्स का उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनको वर्ण व्यवस्था में बांटना शुरू किया। तो वहां के जो नेटिव ट्राइबल्स है उसने उस चीज का भी विरोध किया कि हम जो कस्टम्स हैं, हमारे जो ट्राइबल रिचुअल्स हैं वो वैदिक कल्चर से अलग हैं, आप हमारा संस्कृताइजेशन या डी संस्कृताइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स। अब इन ट्राइबल रिवॉल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे, फिर हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स पे जाएंगे। ठीक है, अलग अलग ट्राइबल रिवॉल्ट्स के एग्जांपल्स उठाएंगे पूरे भारत में, जहां जहां पर भी हमें ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखने को मिलती हैं। दोनों तरीके के ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखेंगे हम, मेनलैंड एज वेल एज जो फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट्स। और फ्रंटियर भारतीय उपमहाद्वीप के पास कौन सा है, केवल नॉट भारतीय उपमहाद्वीप, लेकिन इंडिया के पास कौन सा फ्रंटियर बचा है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। ठीक है, सो पहला पॉइंट देखिएगा। देयर वर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग्स इवन दो दे वर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर इन टाइम एंड स्पेस। ठीक है, अलग अलग ट्राइबल्स, जितनी भी ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई है ना, देखिए उनका अलग अलग जो है वो अलग अलग कारणों की वजह से वो ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई होंगी, लेकिन हमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढकर निकालने हैं, कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश करना है ताकि हमारी स्टडी जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा, ट्राइबल आइडेंटिटी और एथनिक टाइज ले बिहाइंड द सोलिडेरिटी शोन बाय दीज ग्रुप्स। पहला कॉमन टाई है हर एक ट्राइब की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हर एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से अलग क्यों है, अपने कस्टम्स के हिसाब से, और उनकी कस्टम्स ही उनकी आइडेंटिटी है, राइट। तो सबसे पहला जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इन सभी ट्राइब्स की अपनी एक यूनिक जो है वो कस्टमरी है, एक यूनिक जो है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट ऑल आउटसाइडर्स वर हाउएवर सीन एज एनिमीज। द पुअर हु लिव्ड बाय देयर manual labor or profession and had a socially and economically supportive role in the village were left alone. The violence was directed towards the moneylenders and traders who were seen as extensions of the colonial government.
अब ये जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है ये ओल्ड ऑर्डर था। नया ऑर्डर क्या लेकर आए? नए जमींदार, नए मर्चेंट, नए कृषक, नए किसान भी लेकर आया और नए मनी लेंडर्स को लेकर आया। ठीक है, तो ये जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए ये वायलेंट हुए। इन्होंने हथियार उठाए, जो भी इनके पास हथियार थे, लाठियां थी, हंसियां थे, तलवार, जो भी इन्होंने उठाया। ठीक है, और इन्होंने जो वायलेंस किया है वो अंग्रेजों द्वारा लाया गया नए रेवेन्यू सिस्टम के साथ। जो नए किसान, गरीब किसान जो आए हैं, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नॉन ट्राइबल किसान थे, उनको हानि नहीं पहुंचाई इन्होंने। क्योंकि ये ट्राइबल्स इतना तो समझते थे कि जो किसान है गलती उनकी नहीं है, जो गरीब है उसकी क्या गलती है, वो तो पहले भी पिस रहा था, वो आज भी पिस रहा है। राइट, जो गलती है ये नए कॉलोनियल व्यवस्था की है। और इस कॉलोनियल व्यवस्था, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, ये अपने साथ जो नए मनी लेंडर्स, नए जमींदारों को और नए जो बड़े लेवल के जो कृषक हैं या मर्चेंट्स हैं उनको जो लेकर आई थी, उनके खिलाफ वायलेंस हुआ। तो ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें थ्रू आउट सभी ट्राइबल रिवॉल्ट्स में देखने को मिलता है कि जो गरीब किसान है, भले ही वो उस ट्राइब से बिलोंग ना करता हो, और उसने, वो गरीब किसान आकर उस ट्राइब के एरिया में आकर उसने खेती बाड़ी शुरू करी हो, यानी ट्राइब के जो नेचुरल इनहेबिटेंट्स है उसको डिस्टर्ब किया उस गरीब किसान ने, लेकिन उस गरीब किसान के खिलाफ उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो भली भांति समझते थे ये गरीब किसान तो केवल वेसल है। जो असल प्रॉब्लम है वो ये ऊपर के दो तीन जो वर्ग है, यानी जो मर्चेंट क्लास है, जो जमींदार है, जो मनी लेंडर्स हैं, जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं, वो है प्रॉब्लम। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है वो वायलेंस रहा। दिस इज अगेन अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज ट्राइबल मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, a common cause was the resentment against the imposition of laws by foreign government that was seen as effort at destroying the tribal traditional socio-economic framework. अब अंग्रेज जो है वो, मैंने आपको पूरा टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला कराया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह अंग्रेजों ने सबसे पहले शुरुआत करी क्रिमिनल कोड्स को यूनिफॉर्म करने की। ठीक है, क्रिमिनल कोड में दोनों सब्सटेंशिएटिव और प्रोसीजरल जो कोड्स हैं उनको यूनिफॉर्म किया। तो अंग्रेज जो अपना, यानी कि इंग्लिश लॉ जो भारत में एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो उसके तहत ही उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी सिस्टम एस्टेब्लिश था। ठीक है, तो जो भारत की ट्राइबल्स हैं, भारत की जो कम्युनिटीज हैं, वो अपने आप को पा रही थी एक ऐसी सिचुएशन में कि उनके जो कस्टम्स है उनको जो है वो दबाया जा रहा है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, प्लस उनके कस्टम्स को इलीगल घोषित किया जा रहा है समय समय पर। अंग्रेज जो है वो टाइम बाय टाइम ऐसे लॉज निकाल देते थे कि उनके कस्टम्स जो है वो इलीगल घोषित हो जाते थे। तो इससे ये भी एक कॉमन जो है वो फीचर है सभी ट्राइबल रिवॉल्ट्स का, कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया जो नया गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो उनके ट्राइबल कस्टम्स को धीरे धीरे इलीगल घोषित कर रहा था। और ये चीज हमें सभी ट्राइब, इस चीज के, इस इवेंट के खिलाफ जो रिजेंटमेंट खड़ा हुआ है, रिजेंटमेंट जो तैयार हुआ है, वो सभी ट्राइबल रिवॉल्ट्स में हमें देखने को मिला है। ठीक है, एक और जो है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एक कॉमन पॉइंट हमें यहां पर आता हुआ दिखा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, मेनी अपराइजिंग्स वर लेड बाय मसीहा लाइक फिगर्स हु एनकरेज देयर पीपल टू रिवॉल्ट एंड हु हेल्ड आउट द प्रॉमिस दैट दे कुड एंड देयर सफरिंग बॉट अबाउट बाय द आउटसाइडर्स। एक और जो है वो कॉमन फीचर हमें लगभग सभी ट्राइबल अपराइजिंग में देखने को मिला, वो है लीडरशिप। ठीक है, लगभग सभी ट्राइबल अपराइजिंग में कोई ना कोई एक एनलाइटेंड ट्राइबल लीडर या नॉन ट्राइबल लीडर भी हमें देखने को मिले हैं, जिन्होंने इन अपराइजिंग्स को जो है वो मोटिवेट किया है ट्राइबल्स को, या इन अपराइजिंग्स को जो है वो डायरेक्ट किया है, डायरेक्शन प्रोवाइड करी है। ठीक है, एक और जो है वो कॉमन थ्रेड हमें सभी रिवॉल्ट्स है उसमें लीडर्स के रूप में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, द ट्राइबल अपराइजिंग्स वर डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग गिवन द आउटडेटेड आर्म्स दे फॉट with as against the modern weapons and techniques used by their opponents। एक और जो मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है सभी ट्राइबल रिवॉल्ट का, वो ये है कि वो ट्राइबल रिवॉल्ट सभी के सभी अंग्रेजों द्वारा कुचल दिए जाने थे। ये बात श्योर थी कि अंग्रेज उनको कुचल देंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल रिवॉल्ट जो हुए हैं उनकी संख्या कम, पहली बात तो। दूसरी चीज, उनके जो वेपन्स है, उनके जो रिवॉल्ट करने के जो तरीके हैं वो बहुत आउटडेटेड है। अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी संख्या में सेना, बहुत वेल इक्विप्ड और वेल डिसिप्लिन्ड सेना है, तो उनका उस सेना का सामना जो है वो ट्राइब्स नहीं कर सकती थी, ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं कर सकती थी। इवेंचुअली उन ट्राइब्स, सभी ट्राइबल रिवॉल्ट को अंग्रेजों ने
कुचल ही दिया। ठीक है, सो दिस वाज अगेन अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल ऑफ दीज ट्राइबल रिवॉल्ट्स। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला पकड़ते हैं हम पहाड़िया रिबेलियन। पहला पॉइंट देखिएगा, पहाड़िया रिबेलियन में द ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑन देयर टेरिटरी लेड टू एन अपराइजिंग बाय द मार्शियल Pahadiyas of Rajmahal Hills in 1778. The British were forced to usher in peace by declaring the territory as दामनी कोल एरिया या दामेको या दामनी कोल एरिया कहा गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दामेको क्या होता है। लेकिन ये जो राजमहल हिल्स है ये प्रेजेंट डे बिहार झारखंड के क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, और ये मतलब थोड़ा थोड़ा बिहार झारखंड का हिस्सा है, लेकिन मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में भी, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में भी आते हैं। ठीक है, तो यहां की जो ट्राइब्स हैं, अब देखिए बंगाल में दीवानी मिली अंग्रेजों को, तो बंगाल में दीवानी मिली तो वहां की ट्राइब्स को उन्होंने सप्रेस करना शुरू किया। सबसे पहले वहीं पर ही किया होगा उन्होंने सप्रेशन शुरू। लेकिन अंग्रेजों के पास तब उतना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, और जो ट्राइब्स हैं वो मजबूत थी। उन्होंने कड़ा जो है वो विरोध पेश किया अंग्रेजों के आगे। तो अंग्रेजों ने शुरुआत में कंसीलिएटरी पॉलिसी अपनाई, जो कि पहाड़िया जो रिबेलियन है उनके खिलाफ अपनाई गई, और उन्होंने घोषित किया दामनी कोल एरिया या दामे को एरिया। को वर्ड जो है वो फारसी वर्ड है फॉर माउंटेन या हिली एरिया। ठीक है, को कहा जाता है उसे। आपने भी कई जगह पर सुना होगा कि चढ़ने को या चढ़ाई को या पहाड़ को शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फारसी शब्द है और भारत पर काफी लंबे समय तक जो है वो फारसी एडमिनिस्ट्रेशन रहा, तो को शब्द जो है उसका इंडियनाइजेशन हो गया। कई जगहों पर कई सारे भारतीय डायलेक्ट्स में को शब्द जुड़ गए। ठीक है, खैर, लेकिन दामने को जो है वो उन्होंने नाम रख दिया उस एरिया का, और वो ट्राइबल लोगों को वापस लौटा दिया गया। तो एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, पहाड़िया रिबेलियन, राजमहल हिल्स 1778, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। ठीक है, क्यों हुआ, उसका नेचर क्या था, उसमें वो पहले जो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े वो आ जाएगा। क्यों हुआ, वो सब कारण थे। नेचर क्या था, वो सब नेचर थे। ठीक है, और एग्जाम्पल आ गया ये। नेक्स्ट देखिएगा, आगे आता है हमारे आगे चुहार अपराइजिंग। ठीक है, अब ये जो चुहार शब्द है ये बंगाल या बंगला भाषा में यूज किया जाता है एक ये एक बहुत डेरोगेटरी शब्द है, मतलब नीचा दिखाने वाला, ये एक गाली मान लीजिए आप इसे। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार इस शब्द को यूज करने से बचते हैं, लेकिन कई जगह पर यूज किया गया है। चुहार अपराइजिंग देखिए क्या है। फेमिन एनहांस लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस गोडेड द चुहार aboriginal tribesmen of the जंगल महल of मिदनापुर district and also of बांकुरा district to take up arms। ठीक है, तो जो चुआर ट्राइब्समैन थे उनको मजबूर किया गया कि वो हथियार उठाएं। क्यों, सिंपल सी बात है, अकाल जो है वो पड़ते रहते। 1770 में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, उसके बाद लाइन से अकाल आते रहे हैं भारत में, और अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फेमिन, वैसे तो उन्होंने क्या बोलते हैं, अकाल के खिलाफ जो है वो कई सारे उन्होंने मतलब फेमिन के रिलीव करने के लिए जो है वो संगठन भी, काउंसिल कमेटियां उन्होंने बिठाई, बहुत रिसर्च करवाई, लेकिन अल्टीमेटली सभी जानते थे कि अंग्रेज जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं भारत से। तो उनकी जो भी पॉलिसीज थी वो भारतीयों के हित में नहीं थी, अदरवाइज वो इतना कड़ा रेवेन्यू सिस्टम नहीं लगाते। तो जो रेवेन्यू सेटलमेंट था उनका, प्लस ऑलरेडी जो है वो मतलब अकाल पड़ा हुआ था, फसल उगी नहीं, मनी लेंडर ऐसे आ गए जिन्होंने जो है वो वहां के किसानों को अपने चक्र में फंसाया हुआ, धीरे धीरे किसान भूमिहर होता जा रहा है। और ये साइकिल जब जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पीजेंट्री है, जो विलेज पीजेंट्री है, वहां से बढ़ती हुई किसकी, कौन सी साइकिल, मैंने आपको बताया ना कि किस तरह जो है वो भूमि हर किया जा रहा है, लैंडलेस जो किसान है, जो लैंडलेस फार्मर क्रिएट करने का जो पूरा साइकिल है, वो जब ट्राइब्स तक पहुंचा तो जंगल महल के ट्राइबल्स ने क्या उठा लिए, हथियार। ठीक है, सो वही हमें एग्जांपल देखने को मिलता है चुहार अपराइजिंग के रूप में। These tribal people were basically farmers and hunters. The uprising lasted from 1766 to 1772। देखिए ये 1770 के बीच जो अकाल पड़ा है ये उस समय का है। And then again surfaced between 1795 से 1816। The Chuars were prominent in Manbhum and Barabhum, especially in the hills between Barabhum and Ghatsila या घाटशिला। तो ये सब जो है वो इस समय पॉलिटिकल रीजन है कहाँ के, वेस्ट बंगाल के।
ठीक है, तो जब आप वेस्ट बंगाल को ज्योग्राफिकली देखेंगे ना, ठीक है, फिजिकल मैप जो है वेस्ट बंगाल का उठाइएगा, उसमें आपको नजर आएगा कि झारखंड के साथ जो छोटे नागपुर वाला एरिया है ना, वो थोड़ा सा हिली सा है, वहां का ये सारा रीजन है, ठीक है, वहां पर ये सारा डिस्प्यूट है। नेक्स्ट देखिएगा, दे हैड देयर लैंड्स अंडर अ काइंड ऑफ फ्यूडल टेन्योर but were not strongly attached to the soil, being always ready to change from farming to hunting at the binding of jungle chiefs और जमींदार। देखिएगा, अब ये जो चुआर जो ट्राइब थी, ये जंगल महल ट्राइब कहा गया है। वैसे कई जो है वो इतिहासकार जंगल महल रिबिलियन या जंगल महल ट्राइब के बारे में ट्राइब की तरह जो है वो मतलब नाम रखा गया है इन ट्राइब्स का, लेकिन चुआर ट्राइब जो है वो क्या है, एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। नाउ ये जो ट्राइब है या ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये खेती करते थे, लेकिन जब इनको ऐसा लगा कि अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, तो यानी कि ये परमानेंटली जो है वो भूमि पर अधिग्रहण करके नहीं रहते थे। इनका जब सिस्टम चेंज हो जाता था, जब अकाल पड़ जाए तो वो क्या करने लग जाते थे, शिकार। लेकिन अंग्रेजों ने जंगल में भी अपना कंट्रोल कर लिया था, तो अंग्रेज जो है वो शिकार भी नहीं करने दे रहे थे इन ट्राइब्समैन को। तब जाके इन्होंने रिवोल्ट किया कि अकाल पड़ा हुआ है, ऐसे में हम शिकार करते हैं और हम हजारों सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले, हेंस द रिवोल्ट, ठीक है, और द रिबिलियन और द अपराइजिंग। इन 1768 जगन्नाथ सिंह द जमींदार ऑफ घाटशिला वेंट अप इन आर्म्स। नाउ मैंने आपको बताया है कि जनता का रोष है और उस रोष को डायरेक्शन, रिसोर्सेज, हथियार प्रोवाइड करने का काम द डिस्पोजेस जमींदार और नेटिव रूलर्स करते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जनता में रोष होता है और उस रोष का इस्तेमाल जो है वो जो जिन जमींदारों के हक मारे गए और जिन राजाओं या नवाबों को, जिन शासकों को, जिन तालुकदारों को, जिन गवर्नमेंट ऑलरेडी पुराने एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को शक्ति से हटाया गया, उन्होंने हथियार, रिसोर्सेज प्रोवाइड करे ऐसी जनता को, एक रिबेलियन हमें खड़ा होता हुआ नजर आया। और उसी का ही एक और एग्जांपल है चुआर अपराइजिंग में। जगन्नाथ सिंह द जमींदार ऑफ घाटशिला वेंट अप इन आर्म्स अलोंग विद थाउजेंड्स ऑफ चुआर्स। द कंपनी गवर्नमेंट कैपिचुलेटेड यानी फिलहाल के लिए कंपनी गवर्नमेंट जो है वो पीछे हट गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन 1771 द चुआर सरदार्स श्याम गंजन ऑफ धड़का, सुबला सिंह ऑफ कलियापाल एंड दुबराज रोज इन रिबेलियन। अब कुछ चुआर लीडर्स के नाम भी आ गए हमारे पास। तो जब आंसर राइटिंग करते हैं ना आप, मान लीजिए कि नाम से पूछ लिया आपसे, नाम से सवाल पूछ लिया कि चुआर अपराइजिंग के ऊपर लिखना है, या बोल दिया गया कि बंगाल के रीजन की ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में आप सवाल लिखिए, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, राइट, आंसर राइटिंग में इन सारी चीजों को आप इंक्लूड करेंगे ना कि कारण क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। अब मान लीजिए अगर ट्राइबल अपराइजिंग पे ही आपको आंसर राइटिंग आ गई पूरे के पूरे, ठीक है, 200 शब्दों में लिखना है ट्राइबल अपराइजिंग, तो उसमें से आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, उसमें आपको जो बॉडी आप लिखेंगे, इंट्रो और इंट्रोडक्शन, और मैं समरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बॉडी के पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन ट्राइबल जो रिवोल्ट्स हैं या रिबेलियंस हैं, इनके कारण क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कहां पर अलग हैं, कहां पर कॉमन है, कितने तरह के जो है वो रिवोल्ट्स हैं, फिर आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखना पड़ेगा, राइट। और अगर आपने मेंशन कर दिया ये पॉइंट अगर आपने मेंशन कर दिया कि जो ट्राइबल जनता है उनको लीडरशिप जो है वो जमींदारों ने दी, और जो कि मेंशन करना जरूरी है बिकॉज इट इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ऑफ दीज पीजेंट, सिविल और एज वेल एज ट्राइबल रिवोल्ट्स, वहां पर आपको एग्जाम्पल डालना जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल लिखाएंगे, एक्स्ट्रा नंबर निकल के आ जाएंगे आपके। अब जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम्पल जो है वो सबके डालें, आप भील रिवॉल्ट के भी डाल रहे हैं, आप कोल रिवॉल्ट के भी डाल रहे हैं, आप, ठीक है, आप मतलब जरूरी नहीं है कि आप चुआर रिवॉल्ट के भी डाल रहे हैं। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं उनके 2-2, 3-3 आप जो है वो नाम आपको याद होने चाहिए वहां के ट्राइबल लीडर्स के, ठीक है। उनको जो है वो अगर आप एग्जाम्पल के रूप में लिखाएंगे आंसर में, आपका आंसर जो है वो सफल है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर आपको दिलाएगा। तो इसलिए इन एग्जाम्पल्स की हमें जरूरत है। दिस टाइम हाउएवर दे वर सप्रेस्ड, इस बार जो है वो दूसरी बार जब ट्राइबल लीडर्स खड़े हुए तो उनको सप्रेस कर दिया गया, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बताया अंग्रेजों की पॉलिसी क्या है, वो पहले आते हैं, पहले वो दुश्मन की शक्ति को जांचते हैं, ठीक है। तो हो सकता है जो पहला जो युद्ध हो या फर्स्ट फेज ऑफ द बैटल होता है ना, उसमें अंग्रेज मुख्यतः हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज नहीं झोंकते अपने, वो पहले अपने दुश्मन को टटोलते हैं।
लेकिन जब दूसरी बार रीइंफोर्समेंट्स लेकर जब अंग्रेज आते हैं पूरी तैयारी के साथ, तब जो है वो उनसे सामना करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दिस टाइम हाउएवर दे वर सप्रेस्ड, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग वाज अंडर। अब देखिएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग बोला गया है यहां पे, तो ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो जमींदार था पिछला, क्योंकि अगर आप जमींदार का नाम लेते हैं, आप अगर आंसर में लिख के आएंगे कि जमींदार जो था, मतलब जो लोकल जो पीजेंट्री है या वहां की जो ट्राइब्स है, उनको सपोर्ट जो है वो जमींदारों ने दिया, तो जमींदार का एग्जाम्पल भी होना चाहिए, प्लस वहां के ट्राइबल लीडर का एग्जाम्पल भी होना चाहिए आपके पास। सो दुर्जन और दुर्जोल सिंह इन 1798, दुर्जन सिंह वॉज द जमींदार ऑफ रायपुर। देखिए एक और जो है वो जमींदार का एग्जाम्पल आ गया। और ये ऊपर जो था श्याम गंजम ऑफ डाडका, सुबला सिंह ऑफ कलियापाल, ये जो है क्या है आपके चुआर सरदार है, ये वो ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पर आपको देखना है तो ये एक ट्राइबल रिविलियन, लेकिन इस ट्राइबल रिविलियन में भी जमींदारों का हाथ जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा, नेटिव रूलर्स का, क्योंकि ये डिस्पोजेस्ड जमींदार जो है इनके पास रिसोर्सेज थे, और जो कृषक है जो पीजेंट्री है उनके पास क्या था, रोष, वो जो है वो परेशान थे। तो रिसोर्सेज ऑफ जमींदार जो कि हटा दिए गए थे शक्ति से, प्लस जो रोष है, जो समस्याएं हैं, जो भड़का हुआ, जो रिजेंटमेंट से भरा हुआ जो पीजेंट्री क्लास है या रिजेंटमेंट से भरी हुई जो ट्राइबल्स हैं, उन दोनों को जब मेल हो जाता है तो हमें अपराइजिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में छोटे छोटे पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं ये। खैर यहां पर दुर्जन सिंह का एग्जांपल आप जो है अगर मेंशन कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। दुर्जन सिंह वाज द जमींदार ऑफ रायपुर फ्रॉम विच ही वाज डिस्पोजेस्ड ओइंग टू द ऑपरेशन ऑफ बंगाल रेगुलेशन। अब बंगाल रेगुलेशंस क्या है, परमानेंट सेटलमेंट, राइट। जो बंगाल के क्षेत्र में जो परमानेंट सेटलमेंट लगा, या जो नया रेवेन्यू सेटलमेंट आया था फॉर दैट मैटर, चाहे वो बंगाल में हो चाहे कहीं भी हो, नया रेवेन्यू सेटलमेंट था, उसके तहत जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये है ना कि जो नया रेवेन्यू सेटलमेंट है उसके तहत बहुत सारे जमींदारों को डिस्पोजेस कर दिया गया था। क्योंकि इन बंगाल रेवेन्यू सेटलमेंट, बंगाल का जो परमानेंट सेटलमेंट है, वहां पर जो जमींदार है उनको केवल जो है वो अंग्रेजों का एक नुमाइंदा भर बना दिया गया था। तो जो जमींदार अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा ला कर देगा वो तब तक टिका रहेगा, जब वो समय पर जो है वो टैक्स नहीं दे पाया या उसके एरियर्स जो है वो ड्यू रह गए बहुत लंबे, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से रिप्लेस हुआ था कौन, दुर्जन सिंह। इन May 1798 his followers, a body of 1500 chuars, indulged in violent activities in Raipur to halt the auction of the estate of Raipur। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रायपुर की जो एस्टेट है, वहां की जो किसी एक जमींदार की भूमि रही होगी, उसकी कुर्की हो रही थी, उसको बेचा जा रहा था, बोली लग रही थी उस पर, और उसकी कुर्की जो हो रही थी उसे जो बेचा जा रहा था, वहां पर जाके ये 1500 चुआर और साथ में दुर्जन सिंह जो है वो पहुंच गए, और वहां पर जो है वो जो मौजूद था अंग्रेजी मिलिशिया, उसके साथ इनकी जबरदस्त भिड़ंत हुई। द रिवॉल्ट वॉज ब्रूटली सप्रेस बाय ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को बहुत भयंकर तरीके से सप्रेस किया। अदर लीडर्स ऑफ चुआर वर, और लीडर्स देखिए कौन कौन है, मधहब सिंह द ब्रदर ऑफ राजा ऑफ बराभूम, राजा मोहन सिंह जमींदार ऑफ जूरिया, एंड लच्छम सिंह ऑफ द डुलमा, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो राजा लोग हैं ना, ये छोटे छोटे बहुत बहुत छोटे छोटे 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 15 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। एक बहुत छोटे छोटे जो है वो प्रोविंसेस हैं। तो अंग्रेजों ने इनको राजा माना ही नहीं, अंग्रेजों ने कहा कि हटाओ, तुम कहाँ के राजा, तुम जमींदार हो, तुम्हें जमींदारों का टाइटल भी नहीं देते हम। तो डिस्पोजेस कर दिया गया, ऐसे राजाओं से इनका राजपाट छीन लिया गया। वहां पर अंग्रेजों ने अपने जो है वो कलेक्टर बिठा दिए, अगर बड़ा हुआ शहर हुआ तो कलेक्टर बिठा दिए, अदरवाइज वहां पर जो है वो लोकल क्या बोलते हैं अजीम को जो है वो अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करना शुरू किया। भारतीय रूलर्स या जो पुराना जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको जो रिप्लेस किया है, कॉन्फ्लिक्ट यही है सारा का सारा। तो ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर, ठीक है। ओल्ड ऑर्डर की जो एरिस्टोक्रेसी है, जमींदार क्लास है, रूलिंग क्लास है, उसको जो हटाया गया, प्लस नया रेवेन्यू सेटलमेंट लाने की वजह से नुकसान पीजेंट्री और जमींदारों को दोनों को हुआ। तो पीजेंट्री का रोष, जमींदारों और रूलर्स के रिसोर्सेस दोनों को मिला दो, आपको ये रिवोल्ट्स देखने को मिलती हैं। जहां ट्राइब्स इन जमींदारों के साथ जुड़ गए तो ट्राइबल रिवोल्ट है, जहां पर किसान इन जमींदारों के साथ जुड़ गए वहां पर हमें सिविल अपराइजिंग्स या पीजेंट रिवोल्ट देखने को मिलते हैं। उसी के एग्जाम्पल्स हैं बस ये सारे।
ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर पा रहा हूं आपका, आई होप आपको इसको समझने में मजा भी आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द टर्म चुआर इज कंसिडर्ड डेरोगेटरी बाय सम हिस्टोरियंस हु कॉल्स दिस रिवॉल्ट द जंगल महल इंस्टेड। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट देखिएगा, अगली रिवॉल्ट आती है हमारे सामने, कोल म्यूटनी 1831। तो जिनको मैं कोलोरियन पीपल कह रहा हूं, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कह रहा हूं, एस्ट्रो एशियाटिक रेसेस कह रहा हूं, कोल लोग कहा जाता है उनको। ठीक है, ये कोली, कोल, इन नामों से जो है वो भारत के अलग अलग राज्यों में आज भी मौजूद हैं। उड़ीसा हो, झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ठीक है, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, ठीक है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो जहां जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन अभी भी है वहां पर कोल लोग अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि भारत की नेटिव पॉपुलेशन है ये, भारत के नेटिव ट्राइब्स हैं ये, बाहर से आए हैं बाकी सब लोग। ठीक है, नेटिव्स ये थे, इनफैक्ट ये भी बाहर से आए हैं, लेकिन होमोसेपियंस अगर भारत में इवॉल्व हुआ है, अगर होमोसेपियंस सेपियंस भारत में इवॉल्व हुआ है तो वो कोल ही लोग हैं। अभी ये क्लैरिटी नहीं है, अभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं इस चीज पर, लेकिन अगर होमोसेपियंस सेपियंस, अभी तक की क्लैरिटी ये है कि अगर होमोसेपियंस सेपियंस भारत में इवॉल्व हुआ है तो कोलोरियन जो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, या जो देखिए द्रविडियन, नेग्रीटो, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, एस्ट्रो एशियाटिक, मैंगलॉइड्स, आर्यंस, ये शुरुआती कुछ रेसेस हैं जो भारत में आकर बसी। ठीक है, तो खैर कभी किसी और दिन मैं इस टॉपिक पे ले जाऊंगा आपको। कोल म्यूटनी देखते हैं अब। द कोल अलोंग विद अदर ट्राइब्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ छोटा नागपुर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट जगहों का नाम आना शुरू हुआ ना, राजमहल हिल्स, जंगल महल, छोटा नागपुर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रिसोर्स रिच हैं। रिसोर्स क्या है यहां पर? मिनरल कौन सा? आयरन, बॉक्साइट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो घर के चूल्हे में इस्तेमाल होने वाला और भारत में सबसे ज्यादा प्योरिटी में, सबसे ज्यादा संख्या में मिलने वाला जो कोयला है वो निकलता है कहां से? छोटा नागपुर से। अब कनेक्ट करते चलिएगा, 1750 के बाद हमें क्या देखने को मिलती है? औद्योगिक क्रांति। कहां पर? यूरोपीय देशों में। औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है, और वो किस पर? यानी कि इंजन जो आया वो स्टीम इंजन है, और स्टीम इंजन को काम करने के लिए क्या चाहिए? कोयला। और कोयला जो है वो यूरोप के पास जितना था उन्होंने फूंक दिया, उसके बाद उनको कोयला जो है वो कहां से चाहिए? अफ्रीका से चाहिए। लेकिन अगर भारत में भी हैवी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है अंग्रेजों को, तो कोयला जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या एक्सपोर्ट भी करना है कोयला। अगर किसी और देश को भी अंग्रेजों से खरीदना है कोयला, तो छोटा नागपुर अंग्रेजों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिसोर्स फील्ड बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स यहां की जो ट्राइब्स हैं उनको वहां से भगाना पड़ेगा। जंगल कटेगा तभी तो कोयला निकलेगा ना नीचे से, तभी वहां से आयरन निकलेगा, तभी वहां से एल्यूमिनियम निकलेगा, तभी वहां से कॉपर निकलेगा। ठीक है, सो ये छोटा नागपुर के आसपास की जो ट्राइब्स हैं, समस्याएं वही हैं, वो हजारों सालों से वहीं पर एस्टेब्लिश्ड है। अब अगर अंग्रेज आकर जो है वो उनको हटाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे? पहले रजिस्ट करेंगे वो, और रेजिस्टेंस जो है वो, उनके पास अगर हथियार नहीं होगा तो जो जमींदार हैं आसपास जिनकी जो है वो, जिनको डिस्पोजेस कर दिया गया, वो उनको हथियार और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, और हमें एक आर्म्ड रिबिलियन देखने को मिलेगा। उसी का ही एक एग्जांपल है हमारी कोल म्यूटनी, जो कहां पर हुई है? छोटा नागपुर में। देखिएगा, दिस कवर्ड रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामाऊ एंड अदर वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मानभूम। ठीक है, और प्रेजेंट डे झारखंड, कुछ हिस्से वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के छोटा नागपुर में पड़ते हैं। ठीक है, खैर अन्य राज्यों में भी एक्सटेंशन है, लेकिन मुख्यतः ये राज्य। राइट, नेक्स्ट देखिएगा, द ट्रबल्स इन 1831 स्टार्टेड विद द लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड from coal headmen to outsiders like Hindu, Sikh, Muslim farmers and money lenders who were oppressive and demanded heavy taxes. अब देखिए अंग्रेजों ने क्या चाल चली। अंग्रेजों को कोल, जो वहां की नेटिव ट्राइबल पॉपुलेशन है, उससे जमीन छीननी थी। लेकिन जब अंग्रेज जंगल में जाए तो जंगल का उनको पता नहीं, और वो जो कोल लोग हैं वो जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे। तो जो अंग्रेजी सेना थी वो डायरेक्ट अगर जंगल में जाके लड़ेगी, तो जो वियतनाम में अमेरिका के साथ हुआ वही जो है वो कुछ यहां पर अंग्रेजी सेना के साथ हो जाता।
तो अंग्रेजों ने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए, इससे बढ़िया उन्होंने क्या तरीका अपनाया, उनके पास डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बेटर तरीका है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका जुडिशरी, उनका रेवेन्यू सिस्टम, राइट। वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है। उन्होंने क्या किया, अपना रेवेन्यू सिस्टम लगाया वहां पर, और हिंदू, सिख और मुस्लिम जमींदारों को ले आए उधर, नया जमींदारी वर्ग आ गया, राइट। जंगल कटवाए उन्होंने, और जो नया जमींदारी वर्ग है वो जबरदस्त टैक्स लगाना उन्होंने शुरू किया। तो धीरे धीरे हुआ क्या, जो कोल लोग हैं उनकी जमीनें लीगली जो है वो उन जमींदारों के पास आई, और वो जमींदार जो हैं वो अल्टीमेटली वेसल किसके हैं, अंग्रेजों के। तो अल्टीमेटली जमीनें जो है वो अंग्रेजों के पास आ गई। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जमीन के बारे में, आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं, आई होप आपको ये समझ आए। जमीन की कीमत तब है, एक किसान हो चाहे कोई जमींदार हो, उसकी जमीन की कीमत कब है, राइट। या जमीन की इतनी कीमत क्यों मानी जाती है? जवाब सिंपल है, क्योंकि उस जमीन पर उस किसान, उस जमींदार की मर्जी है, अगर उगाए तो उगाए, ना उगाए तो ना उगाए, राइट। लेकिन अंग्रेजों ने क्या प्लान किया कि हम जो है वो ये जो जमीन है, पूरा जंगल या जो ट्राइबल जमीन है, इसको लिखित तौर पर अपने नाम पे नहीं लेंगे, लेकिन हम डिक्टेट करेंगे कि इसमें क्या उगाया जाए, कितना उगाया जाए, इस पे कितनी जमीन किसकी होगी, कितनी नहीं होगी, वो डिक्टेशन सारा हमारा होगा। तो एक बात बताइए, क्या उन ट्राइबल जनता की उस जमीन के ऊपर कंट्रोल रहा? उस जमीन की जो कीमत है उसका मतलब रह गया कुछ की उस जमीन की जो कीमत है उसका कुछ मतलब ही नहीं रह गया, जब उस जमीन पर उन ट्राइबल पॉपुलेशन की मर्जी ही नहीं रह गई। जमीन की कीमत तब है जब उसके मालिक की मर्जी है उस जमीन पर, राइट। जब मर्जी ही अंग्रेजों की होगी तो उस जमीन की कीमत ही क्या रह गई। तो एक ये छोटी सी चीज आपको जो है वो लैंड के बारे में समझनी चाहिए। आजकल भी यही डिस्प्यूट चल रहा है, कनेक्ट कीजिएगा दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड, किसको, आउटसाइडर्स को, हिंदू सिख फार्मर। अब देखिए, वो भी भारतीय, ट्राइबल भी भारतीय उपमहाद्वीप के ही है। हिंदू मुस्लिम सिख जमींदार और ट्राइबल पॉपुलेशन आपस में लड़ रही है। हिंदू मुस्लिम सिख जमींदारों के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा हथियार वगैरह है, वो धीरे धीरे उन ट्राइबल लोगों से जमीन जो है वो अपने पट्टे में चढ़ाएंगे। और वो जमींदार जब तक अंग्रेजों के लिए काम करेगा तब तक ठीक है, अदरवाइज अंग्रेज उसे रिप्लेस कर देंगे और खुद अपना कोई काम, अपना खुद जो है वो अपॉइंट कर देंगे, या तो कोई अंग्रेजी जमींदार या तो कोई और भारतीय मूल का जमींदार। तो भले ही जमीन जो है वो सरकारी तौर पर, कागजी तौर पर अंग्रेजों के नाम नहीं हुई अभी तक, लेकिन उस जमीन पर कंट्रोल तो अंग्रेजों का ही है, ठीक है। यही तो डिस्प्यूट है। Besides, the British judicial and revenue policies badly affected the traditional social condition of the coals. ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया, उनका रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी सिस्टम तो डिजाइन ही हुआ है ओप्रेस करने के लिए, ठीक है। द कोल्स रिजेंटेड दिस इन 1831 अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत। आ गया लीडर का नाम, तो कोल रिवॉल्ट है, कोल म्यूटनी है, ठीक है। हमें कारण पता चल गए, कोल म्यूटनी बाकियों से अलग क्यों है, क्योंकि यहां पर जो है वो आउटसाइडर को बड़े लेवल पर लाकर आउटसाइडर को जो है वो लैंड ट्रांसफर किया गया, क्योंकि ये एक बहुत रिसोर्स रिच भूमि है छोटा नागपुर की, इसलिए अंग्रेजों को बहुत खास जरूरत थी इस भूमि की, ठीक है। और यहां पर लीडरशिप रही बुद्धो भगत की। द कोल रिबेल्स किल्ड और बर्न्ड अबाउट 1000 आउटसाइडर। 1000 से ज्यादा आउटसाइडर्स को कोल रिबेलियंस ने मार दिया, जला दिया, राइट। तो बहुत बड़े लेवल पर खून खराबा हुआ। ओनली आफ्टर लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस कुड ऑर्डर बी रिस्टोर्ड। अब देखिए, अंग्रेज अल्टीमेटली यही चाहते थे, जो कोल्स हैं, अगर छोटा नागपुर इतना ही रिसोर्स रिच है तो वहां की जो ट्राइब होंगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही होंगी, क्योंकि रिसोर्स रिचनेस ऐसा तो है नहीं, अंग्रेजों को ही पता है। उस कोयले का यूज जो है वो कोल भी कर रहे होंगे, वहां से निकलने वाला लोहा जो है वो मगध एम्पायर के समय से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। छोटा नागपुर से तो लोहा निकाल के ही तो मगध एम्पायर बना है ना, ठीक है। जो मगध में महाजनपद एस्टेब्लिश हुआ है वो इस लोहे के जोर पर तो हुआ है, ठीक है। वहां की जो ट्राइब्स हैं, मतलब वो स्ट्रांग है, वो मजबूत है। और जब आउटसाइडर्स आए तो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हुआ, खून खराबा भी बड़ा हुआ। जब खून खराबा हुआ बड़े लेवल पर, तब अंग्रेजों के पास लीगल कारण था ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने का। पहले उनके पास लीगल कारण नहीं था ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने का, लेकिन जब कोल की तरफ से बड़ा खून खराबा हुआ, भारतीय जनता को ही मारा गया उनकी तरफ से,
तब अंग्रेजों के पास भी बहाना था कि अब हम एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करें। अंग्रेजों ने तब एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया और वो कोल जो पूरे जो ट्राइब है उन सबको सप्रेस किया, और जो जितने भी कोयले की खाने हैं, लोहे की खाने हैं, वो सब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। ठीक है, तो इस तरह लंबा गेम खेला जाता है अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम देखते हैं हो या मुंडा अपराइजिंग या उल्गुन अपराइजिंग। तो लीडर देखिए, कोल अपराइजिंग में लीडर का नाम पता चल गया ना आपको, बुद्धो भगत। तो हर अपराइजिंग के साथ जुड़े हुए एक या कुछ लीडर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। और उस अगर पर्टिकुलर अपराइजिंग या पर्टिकुलर रिबेलियन या रिवॉल्ट के साथ अगर कोई स्पेशल पॉइंट जुड़ा हुआ है, लाइक कोल के साथ छोटे नागपुर के केस में एक स्पेशल पॉइंट जुड़ा हुआ था, तो वो आपको पता होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, हो एंड मुंडा अपराइजिंग क्या बोलती है। द राजा ऑफ पढ़हत organized his Ho tribals to revolt against the occupation of सिंहभूम नाउ इन झारखंड। अब ये झारखंड और ये भी जो हो ट्राइब्स हैं, ये भी छोटा नागपुर का ही एक्सटेंशन है, और उसी तरीके की रिसोर्स रिच भूमि में ही ये हो ट्राइब रहती है। ठीक है, या मुंडा। अब देखिए, कोल जो है ना, कोल पीपल भी मुंडा स्पीकिंग है। मुंडा जो है वो भाषा है। ठीक है, मुंडा क्या है, भाषा है। कोल लोग भी मुंडा भाषा बोलते हैं, हो लोग भी मुंडा भाषा बोलते हैं। इनफैक्ट छोटा नागपुर, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र की जितनी भी ट्राइब्स हैं वो ये मुंडा भाषा का ही एक या अलग रूप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जड़ जो है वो यही मुंडा भाषा है। ठीक है, इसी भाषा का एक अभ्रंश रूप जो है वो दक्षिण भारत में द्रविडियन भाषाओं के रूप में डेवलप हुआ, वो अलग है। लेकिन रूट्स जो है वो आप कॉमन मान सकते हैं इनकी, मुंडा भाषाओं की और द्रविडियन भाषाओं की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द लीडर आ गया आपका राजा ऑफ पढ़हत। द रिवॉल्ट कंटिन्यूड टिल 1827 व्हेन द हो ट्राइबल्स वर फोर्स्ड टू सबमिट। अब देखिएगा, इवेंट देखते हैं पूरा। हाउएवर लेटर इन 1831 they again organized a rebellion joined by the Mundas of Chota Nagpur to protest against the newly introduced farming revenue policy and entry of Bengalis into the region। अब ये जो हो ट्राइबल्स हैं, या जितने भी, चाहे वो कोल हो, मुंडा हो, ठीक है, खोंड हो, जितने भी ट्राइबल्स हैं ना, ये बंगालियों से हमेशा दूर रहते होंगे। क्यों? क्योंकि बंगाली जो रीजन, बंगाल के जितने भी रीजन हैं, यहां पर देखिए ट्राइबल कल्चर अलग क्यों है, क्योंकि उनका संस्कृत, क्योंकि उनका जो है वो वैदिक कल्चर से उतना डीप पाला नहीं पड़ा। और बंगाल के क्षेत्र में, जहां पर पहले बंगाल का क्षेत्र, मैंने आपको हमेशा से बोला, बंगाल का क्षेत्र जो है वो कल्चरल कल्मिनेशन है। वहां पर आके पूरा भारतीय, जो पूरा गंगा यमुना का जो मैदान है, उसका कल्चर आके वहां पर इकट्ठा हो जा रहा है, और वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है सारा कल्चर, राइट। उन कल्चरल प्रोड्यूसेस का ही तो, उस कल्चरल प्रोड्यूसेस की तो कमाई है ना, उसी कमाई के बेसिस में बंगाल रिच हुआ है। तो जो बंगाल में जो जमींदारी सिस्टम, मर्चेंट सिस्टम, जो भी लैंड होल्डर्स हैं, उन सब से बहुत रिजेंट, बहुत भड़क खाते होंगे कौन, ये ट्राइबल्स। तो जब और अंग्रेजों का सारा गेम यही है कि दो अगर कम्युनिटीज आपस में भड़क खाती हैं तो उनको लड़वाओ जितना हो सके। तो इन ट्राइबल्स को उन बंगालियों के खिलाफ लड़ाया। ठीक है, तो उन बंगालियों का जब इंट्रोडक्शन हुआ, उन नए बंगाली जमींदारों को या मर्चेंट्स को जब इन ट्राइबल एरिया में लाया गया, तो ये हो और मुंडा ट्राइब्स आपस में जुड़ गई उनके खिलाफ 1831 में, और हमें यहां पर एक रिवॉल्ट जो है वो देखने को मिला। Though the revolt extinguished in 1832, the Ho operations continued till 1837. Nor were the Mundas to be quiet for long. मुंडाज भी ज्यादा समय तक क्वाइट नहीं रहे। In 1899 से 1900 तक the Mundas in the region south of Ranchi rose under बिरसा मुंडा। देखिएगा, हो को लीड किया किसने? राजा ऑफ पड़घाट ने। ठीक है, और जो मुंडाज हैं, जो सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्ट रहा, बिरसा मुंडा ने मुंडाज को क्या किया? लीड। तो बिरसा मुंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, आपको ध्यान रखना है। मुंडा जो पूरी अपराइजिंग हुई है उसका लीडर रहा है बिरसा मुंडा। अब आई गेस आपको जो है वो समझ आने लगा होगा कि ट्राइबल्स जो है वो क्यों रिवॉल्ट कर रहे हैं। इसलिए हम कारणों में नहीं जा रहे, कारणों को हमने अलग से डिस्कस कर लिया। शुरू में मैंने आपको कारण, कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्राइबल और अंग्रेजों की पॉलिसीज, वो सब ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, इसलिए अब हम डायरेक्ट एग्जांपल्स उठा रहे हैं। ठीक है, अब आपको बस क्या याद रखना है,
कि किसी भी ट्राइबल रिवॉल्ट का कारण क्या है, ठीक है, उन ट्राइबल रिवॉल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अंग्रेजों की क्या पॉलिसीज हैं, और प्लस कहाँ कहाँ पर वो रिवॉल्ट हुए हैं, उन उन रिवॉल्ट से जुड़े हुए, एक तो जोग्राफिकल रीजन कहाँ पर वो रिवॉल्ट हुआ है, प्लस उन रिवॉल्ट से जुड़े हुए उस रिवॉल्ट उस जिस पर्टिकुलर ट्राइब ने रिवॉल्ट किया है उसका ट्राइबल लीडर, एज वेल एज उसके आसपास जो जमींदार या डिस्पोजेस्ड भारतीय रूलर है वो अगर उस ट्राइबल मूवमेंट के साथ जुड़ा है तो, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स इकट्ठा करने हैं। तो मैंने बोला ना, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जाम्पल्स जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। एंड बिरसा मुंडा इज अनदर एग्जाम्पल। द उलगुलन was one of the most significant tribal uprising in the period of 1868 और 1990। देखिए ये जो मुंडा अपराइजिंग है इसी के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है उलगुलन। मुंडा जो है वो भाषा है, ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स जो है वो मुंडा भाषा इस्तेमाल करती हैं। तो जनरली जो जो लोग मुंडा भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनको मुंडा पीपल कह दिया जाता है, उनके नाम के साथ उनकी जाति के रूप में मुंडा जुड़ गया है। अदरवाइज मुंडा इज अ लैंग्वेज या अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। सो उलगुलन आर पीपल, ये पीपल है, उलगुलन पीपल हु स्पीक मुंडा लैंग्वेज। सो उलगुलन लोगों ने जो रिवॉल्ट किया was one of the most significant tribal uprising in period of 1860 से 1920। The rebellion which began as a religious movement gathered political force to fight against introduction of feudal zamindari tenures and exploitation by money lenders and forest contractors। फॉरेस्ट कंट्रैक्टर, फ्यूडल जमींदारी टेन्योर, मनी लेंडर, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश कर चुके हम। यही तो कारण है, घूम घूम के यही पॉइंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मुंडाज क्लेम्ड छोटा नागपुर एज देयर एरिया इन 1879। ब्रिटिश आर्म फोर्सेस वर देन डिप्लॉयड, बिरसा वाज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड। 1879 में मुंडाज ने कहा कि छोटा नागपुर पूरा का पूरा हमारा है, और बहुत सारे जो है वो मुंडा बैनर के अंडर बहुत सारी ट्राइब्स जुड़ गई, क्योंकि छोटा नागपुर की जितनी भी एक्टिव ट्राइब्स थी उन सब ने यही कहा कि, और बिरसा मुंडा वाज देयर लीडर, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरा ट्राइबल रीजन हमारा है। और अंग्रेजों के प्लान्स क्या थे कि जंगल काटना है, यहाँ से तो अभी कोयला निकालना है, लोहा निकालना है, रेलवे लाइन पास करनी है, जो खेती हर भूमि है, जो खेती के लिए भूमि है वो नई तैयार करनी है, उसमें जमींदारों को एस्टेब्लिश करना है, बंगाल से सिखों को लेकर आना है, बंगाल से नए जमींदार लाने हैं, हिंदू जमींदार लाने हैं, सबको लड़वाना है। अंग्रेजों का इतना लंबा प्लान था, और बिरसा मुंडा कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हमें जो है वो पुराना ऑर्डर चाहिए, हमारे ट्राइब्स जो हैं वो बहुत समय से यहाँ पर रह रही हैं, हम लड़कर जो है वो अपना हक लेंगे। और हमें पता है कि जो ट्राइब्स हैं उनके पास हथियार नहीं थे अंग्रेजों के बराबर लड़ने का, लेकिन उनकी स्पिरिट थी लड़ने वाली, उन्होंने कोशिश करी, दे पुट अप अ फाइट, बट अल्टीमेटली अंग्रेजों ने उन्हें हरा ही दिया, और बिरसा मुंडा को अंत में जो है वो कैप्चर कर ही लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब आएगा हमारा संथाल रिबेलियन। ठीक है, तो ये सब आपस में आस पड़ोस के हैं अभी तक सारे, ठीक है। मुंडा, उससे पहले की कोल, और अब संथाल, ये सारे आस पड़ोस के हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा, कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द संथाल्स एन एग्रीकल्चरल पीपल हु हैड फ्लेड टू सेटल इन द प्लेन्स ऑफ राजमहल हिल्स बिहार। छोटा नागपुर से निकल गए वो बिहार के राजमहल हिल्स में जाकर चले गए, ठीक है, प्लेन के एरिया में आकर बस गए हैं। तो उन्हीं पॉपुलेशन का एक्सटेंशन, बोलते तो वही भाषा होंगे, उसी जो है वो मतलब एथनिक, जो मुंडा एथनिक जो ग्रुप है या कल्चरल ग्रुप है, वही उसी का ही एक्सटेंशन है। कौन? संथाल भी। लेड टू द संथाल रिबेलियन अगेंस्ट द जमींदार। द मनी लेंडर्स हु हैड सपोर्ट ऑफ द पुलिस अमंग अदर्स हैड जॉइंड द जमींदार्स टू सब्जेक्ट द पीजेंट्स टू ऑप्रेसिव एक्सैक्शंस एंड डिस्पोजेशंस ऑफ लैंड। देखिए, मनी लेंडर्स, अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था, अंग्रेजों की जुडिशरी, अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजों द्वारा एस्टेब्लिश किए गए मर्चेंट्स, अंग्रेजों द्वारा एस्टेब्लिश किए गए जमींदार, इन सब का काम क्या था? जो पीजेंट्री है, जिनके पास जमीन है, जो लैंड होल्डर्स हैं, उनको ऐसे इकोनॉमिक चक्र में फंसाया जाए कि एक सीजन, 2 सीजन या 3 सीजन के बाद, 3 सीजन फसल निकालने के बाद उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाए। यानी लैंडलेस लेबर जो है वो क्रिएट किया जा रहा था। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स एग्जैक्ट करने के लिए अब जमींदार या जो मनी लेंडर हैं वो लाले हैं मोटे मोटे, ठीक है, वो थोड़ी जाएंगे किसानों के साथ लड़ने। तो लड़ने के लिए जो है वो हाफ पैंट्स पुलिस है, तो ठीक है। तो मैंने बोला ना, जुडिशरी भी अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों के कानून के हिसाब से जो मर्चेंट है उसने लीगली लोन दिया है किसी किसान को,
ठीक है, और वो किसान जो है उस लोन को चुकाने में कामयाब नहीं रहा, तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस किसान के साथ वो ये है कि अगर लोन चुकाने में तुम कामयाब नहीं रहते हो तो ये जमीन आपकी छीन ली जाएगी। तो जब जमीन छीनने के लिए कौन जाएगा? जमींदार तो नहीं जाएगा ना, या वो मनी लेंडर तो नहीं जाएगा, वो जमीन छीनने के लिए पुलिस वालों को भेजा जाता था। तो पुलिस को एज अ मसल इस्तेमाल किया जाता था, यानी गुंडों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है ना अंग्रेजों द्वारा जो एस्टेब्लिश है, किसका? ऑटोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेसी का, या जो पूरा का पूरा जो है मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी का जो सिस्टम है, ये दमनकारी है, ये बुलिंग का सिस्टम है, बुली किया जाता है, जबरदस्ती कराया जाता है काम। तो वो किसान जिसने मजबूरी में आकर लोन लिया, और वो मजबूरी पैदा ही क्यों हुई? अंग्रेजों के कानूनों के हिसाब से वो मजबूरी हो या ना हो, अगर वो नहीं दे पा रहा है टैक्स यानी गुनाह है, और उसके लिए पुलिस जो है उसको उठा कर ले जाएगी। जमीन जो है वो उसकी मतलब या तो उस मनी लेंडर के पास आ जाएगी, या तो उसको बेच दिया जाएगा, कोई और खरीदने के लिए तैयार बैठा रहता है, ठीक है, जमीन को। तो ये पूरा सिस्टम अंग्रेजों का, मनी लेंडिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, जुडिशरी का, ये सब पूरा का पूरा जो है वो चक्र ही था। भारत के नेटिव रूलर्स, भारत के जमींदार, भारत के आर्टिजन्स, भारत की पीजेंट्री से ज्यादा जो है वो पैसे निकाले जाए, उनको गरीब किया जाए, ठीक है। किस नाम पर? लीगल अथॉरिटी के नाम पर, राइट। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स ये पूरा सब कुछ सरकारी तरीके से हो रहा था, राइट। देखिए, अगर कोई किसान जो है वो लोन नहीं दे पाया समय पर, तो कानूनन अब उसको जो है वो कानूनन छीनी गई उससे जमीन। लेकिन ये कानून एस्टेब्लिश किस ग्राउंड पर किए गए, राइट। कोई कानून अगर बनाया जाता है तो किस ग्राउंड पर बनाया जा रहा है? क्या वो इंसानियत के ग्राउंड पर है या नहीं है? बहुत जरूरी है ये बात, सोचिए, ठीक है। सो वही सेम किस्सा जो है वो संथाल के साथ भी था, ठीक है। द रिबेलियन टर्न्ड इनटू एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट अंडर, अब देखिए लीडर का नाम है संथाल रिबेलियन में, लीडर का नाम है सिद्धू एंड कान्हू, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडाज में बिरसा मुंडा और राजा ऑफ पड़घट, डायरेक्ट एग्जांपल्स आ गए ना हमारे पास। अंडर सिद्धू एंड कान्हू, टू ब्रदर्स द संथाल्स proclaimed an end to company rule and declared the area between भागलपुर and राजमहल as autonomous। सिद्धू और कान्हू के अंडर उन्होंने भागलपुर से, ये डायरेक्ट एग्जांपल है, सीधा सीधा अगर आप आंसर में लिखाएंगे नंबर मिलेंगे इस चीज के। एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल ऑटोनमस घोषित कर दिया उन्होंने। द रिबेलियंस वाज सप्रेस्ड बाय 1856, अंग्रेजों ने फिर फाइनली उनको सप्रेस किया, ठीक है। तो ये पैटर्न तो हम जानते हैं, अंत में अंग्रेजों ने सभी रिबेलियंस को सप्रेस किया है, ये पैटर्न हम भली भांति समझते हैं, ठीक है। कारण क्या है, लीडर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारे चीजें जो है वो आपके सवाल के स्ट्रक्चर में होने चाहिए, आपके आंसर के स्ट्रक्चर में होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम खोंड अपराइजिंग और कोया रिवोल्ट के बारे में देखते हैं। तो जो खोंड और कोया है ये आस पड़ोस की ट्राइब्स हैं, इसलिए मैंने साथ में रखे हैं ये। फ्रॉम 1837 टू 1856 द खोंड, अब मैंने खोंड के बारे में आपको बताया था कि द्रविडियन भाषा में सिरकार और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र की जो ट्राइब्स हैं इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है खोंड या कोंड या खांडा, ठीक है। ये शब्द जो है वो इस्तेमाल किए गए इनके लिए। फ्रॉम 1837 टू 1856 द खोंड्स ऑफ हिली ट्रैक्ट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम उड़ीसा टू श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश रिवोल्टेड अगेंस्ट कंपनी रूल। तो खोंड्स ने रिवोल्ट किया, क्यों किया होगा, सारे कारण हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए लीडर क्या है, चड़खा बिशोई, अ यंग राजा लेड द खूंड्स हु वर जॉइंड बाय गुमसार कालाहांडी and other tribals to oppose the suppression of human sacrifice, new taxes and entry of जमींदार into their areas। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो खूंड ट्राइब है उसमें एक कस्टम हुआ करता था, या खूंड जैसी और भी बहुत सारी यहां पर ट्राइब्स हैं, उनमें जो है वो मानव बलि की जो है वो एक कस्टम था, ठीक है। वहां के जो वर्ण व्यवस्था, वहां पर जो वर्ण व्यवस्था फैली उसके हिसाब से जो बिल्कुल निम्न वर्ण के, जो समाज के बिल्कुल निचले तबके के जो लोग थे उनको खरीद लिया जाता था और उनको सेक्रीफाइस किया जाता था, उनको जो है वो मारा जाता था ओपनली, पब्लिकली, ठीक है। वो इनका कस्टम था, उसके खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाए। उसके अलावा नए टैक्सेस, नया जमींदारी जो आया है, उस नए जमींदारी सिस्टम जो आया है उसके खिलाफ विद्रोह हुआ है। लीडर का नाम है चड़खा बिशोई। उसके साथ जो खूंड ट्राइब्स हैं उसके अलावा घुमसर और कालाहंडी की ट्राइब्स भी आकर जुड़ गई।
विद चरखा बिसोईज डिसअपियरेंस, बाद में चरखा बिसोई जो है वो गायब हो गया, डिसअपियरेंस, द अपराइजिंग केम टू एन एंड. A later Khund rebellion in 1914 in Odisha region was triggered by the hope that the foreign rule would end and they could gain an autonomous government. तो ये आपको एग्जांपल खूंड अपराइजिंग में ध्यान रखने. नेक्स्ट देखिए कोया रिवोल्ट. द कोयाज ऑफ ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट या मॉडर्न आंध्रा जॉइंड बाय खूंड सराज चीफ. अब देखिए खूंड जो है वो उड़ीसा और उसी, अगर आप कोस्टल रीजन में सिरकार वाले रीजन में अगर आप बढ़ते बढ़ते आंध्र तक पहुंच जाएंगे तो खूंड ट्राइब्स का ही एक्सटेंशन के रूप में आपको कोया ट्राइब जो है वो देखने को मिलेगी. ठीक है. द कोया ऑफ ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक यानी गोदावरी नदी, ठीक है, या गोदावरी नदी का जहां पर बिल्कुल ईस्टर्न छोर है, राइट, यानी कि जो कोस्टल रीजन है आंध्र प्रदेश का, वहां पर आपको ये ट्राइब देखने को मिलती है. उनके साथ खोंडा सारा चीफ, खोंड सारा चीफ जो है वो जुड़ गए. रिबेल्ड इन 1803, 1840, 1845, 58, 61, 62 तक. ठीक है. दे रोज वंस अगेन इन 1879, 80 अंडर तोमा सोरा. नाम याद रखना है लीडर का, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आप पूरा फंडा जो है वो समझ चुके हैं ऑलरेडी, हम भली भांति एस्टेब्लिश कर चुके हैं. ठीक है. देयर कंप्लेंट्स वर ऑपरेशन बाय पुलिस एंड मनी लेंडर्स, न्यू रेगुलेशंस एंड डिनायल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स over forest areas. After the death of Thomas Hora, another rebellion was organized in 1886 by Raja Aniyan Tayyar. ठीक है. तो वही कारण है, लेकिन आपको जो है वो लीडर्स के नाम ध्यान रखने हैं. तो खोंड अपराइजिंग और कोया अपराइजिंग हमने देख ली और कुछ बेसिक जो है वो एग्जांपल्स हैं यहां पर. ठीक है, लीडर्स के नाम से. नेक्स्ट देखिएगा, अब देखते हैं भील और कोली. तो कोल ट्राइब और कोली ट्राइब, आप सवाल पूछेंगे अलग अलग कैसे हैं. तो देखिए कोल और कोली लगभग सेम ट्राइब्स हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल रीजन का फर्क पड़ता है. कोल ट्राइब्स जो हैं वो छोटा नागपुर के आसपास, और कोली जो हैं वो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके अलावा महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश के एरिया में भी कोली लोग देखने को मिलेंगे. ठीक है. लेकिन अगर आप उनको जेनेटिकली ट्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि वो वही कलोरियन पीपल हैं जिनको छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल कहा जाता है, गुजरात राजस्थान में कोली, या हिमाचल प्रदेश में कोली कहा जाता है. ठीक है. सो भील रिवोल्ट्स की बात करते हैं, पहले भील कबीले वालों की बात करते हैं. ठीक है. तो जो भील जो ट्राइबमैन है ये भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके अलावा महाराष्ट्र, पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में, क्योंकि जो पाकिस्तान का प्रेजेंट डे सिंध है ये गुजरात का ही एक्सटेंशन था, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही तो हिस्सा था ना सिंध. ठीक है. तो यहां पर ये पूरी पॉपुलेशन मौजूद है भील कबीले वालों की, जिनको आज जो है वो ट्राइबल का दर्जा है. ये क्या करते थे, ये समय समय पर सभी ट्राइबल्स की तरह, अब देखिएगा जो छोटा नागपुर या जो हमने छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं उनका जो है वो अलग, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होने की वजह से उनकी पॉलिटिकल सिनेरियोज अलग हैं. अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो अगर आप कबीलों को कंसीडर करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका जो है वो ज़्यादा, इनका जो है वो नेटिव रूलर्स या जो शहरी जो पॉपुलेशन थी या जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन या काफ़ी बड़े लेवल पर रिलेशन है. उधर की ट्राइब्स अपने आप को दूर रखती हैं, यहाँ की ट्राइब्स जो है वो इंडल्ज रही है. तो जो भील कबीले वाले हैं वो समय समय पर उन्होंने राजपूतों का साथ भी दिया युद्ध में, समय पर उन्होंने मराठों का साथ भी दिया युद्ध में, मराठों के अगेंस्ट भी रहे हैं, राजपूतों के अगेंस्ट भी रहे हैं, या इस तरह कहा जा सकता है कि इनका इंटरेक्शन ज़्यादा रहा है. ठीक है. नॉन ट्राइबल लोगों से भील लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा रहा है. तो आप इस तरह बांट सकते हैं, भारतीय मेनलैंड की जो ईस्टर्न ट्राइब्स हैं उनका नॉन ट्राइबल लोगों से इंटरेक्शन कम रहा है, भारतीय मेनलैंड की जो वेस्टर्न ट्राइब्स हैं उनका नॉन ट्राइबल लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा रहा है. ठीक है. क्योंकि ये जो ट्राइब्स हैं ये ट्रेड रूट पे भी है ना, जो गुजरात वाला ट्रेड रूट है या जो दक्कन से कनेक्ट होता है नॉर्थ इंडिया. सो भील रिवोल्ट्स के बारे में देखते हैं. द भील हु लिव्ड इन वेस्टर्न घाट्स कंट्रोल द माउंटेन पासेस बिटवीन नॉर्थ एंड डेक्कन. वही चीज तो मैं बोल रहा था ना, विंध्या के रीजन में या वेस्टर्न घाट में जो माउंटेन पासेस हैं, अगर आपको राजस्थान के रास्ते, गुजरात के रास्ते, महाराष्ट्र में एंटर करना है, ट्रेड करना है, तो ये भील कबीलों ने ये मुख्य ट्रेडिंग पासेस पर अपना कंट्रोल जमाया हुआ है, वहीं से इनकी कमाई होती है. ठीक है. और अब अंग्रेजों को क्या करना था, रेलवे सिस्टम एस्टेब्लिश करना था और पूरे भारत को सेंट्रलाइज करने में वो काम कर रहे थे.
दैट मीन्स कोई भी ऐसा ट्रेड रूट नहीं हो सकता था जहां पर अंग्रेजों का कंट्रोल ना हो, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ भीलों के साथ भी। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट कंपनी रूल इन 1817 से 19 एज दे हैड टू फेस फेमिन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड मिस गवर्नमेंट। ठीक है, द ब्रिटिश यूज बोथ फोर्स एंड कंसिलिटरी एफर्ट्स टू कंट्रोल द अपराइजिंग, हाउएवर द भील्स रिवोल्टेड अगेंस्ट इन 1825, 31 एंड 46। लेटर अ रिफॉर्मर, अब भील्स के लिए आ गया एग्जाम्पल, गोविंद गुरु हेल्प द भील्स ऑफ साउथ राजस्थान, ठीक है, बंसवाड़ा सुंद स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू फाइट फॉर अ भील राज बाय 1913। तो एक भील लीडर के रूप में हमें कौन नजर आता है? गोविंद गुरु। अंग्रेजों की क्या पॉलिसी रही? मिलिट्री फोर्स से दबाने की कोशिश भी करी, लेकिन कंसीलिएशन भी करा। क्यों? क्योंकि वही राजस्थान का जो एरिया है उपजाऊ तो है नहीं, ट्रेड रूट चाहिए ना अंग्रेजों को, उपजाऊ है नहीं, तो अंग्रेजों को जो है वो लड़ने का क्या फायदा है जब प्यार मोहब्बत से बात हो सकती है। तो कंसीलिएशन की पॉलिसी भी भीलों के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये बदलते हुए ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से अंग्रेजों की बदलती हुई पॉलिसी आपको समझनी है। राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र के साथ अंग्रेजों ने हार्शली क्यों नहीं पेश आए? अंग्रेजों ने यहां पर कंसीलिएशन ज्यादा क्यों निभाया? क्योंकि यहां से कुछ प्रोड्यूस मिल नहीं रहा, यहां पर कोई ज्यादा ज्यादा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं मिनरल्स की खाने हैं यहां पर बड़े लेवल पर, जैसा कि छोटा नागपुर में थी। ठीक है, इसीलिए यहां पर इन्होंने मनाने की कोशिश भी करी कि क्यों युद्ध में इंडल्ज रहा जाए, अगर प्यार मोहब्बत से बात हो जाती है तो फ्यूचर ट्रेड्स के लिए ही अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को दोस्त बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो तो दुश्मन बनाकर क्यों अपनी समस्याएं बढ़ा रहे हो? ये अंग्रेजों की पॉलिसी भी थी। ठीक है, मतलब अंग्रेजों की पॉलिसी का एक हिस्सा ये भी था। आगे देखते हैं, कोली राइजिंग, द कोली लिविंग इन द नेबरहुड ऑफ भील्स। अब भील्स के साथ ही कोली रहते हैं, ठीक है, उसी सेम जो है वो परिवेश में। रोज अप इन रिबेलियन अगेंस्ट द कंपनीज रूल इन 1829, 1839 एंड एज अगेन ड्यूरिंग 1844 से 48। They resented the imposition of companies rule which brought with it large scale unemployment for them, the dismantling of their forts। ठीक है, अब देखिए ये पूरा ट्रेडिंग रूट है, राजस्थान के रास्ते मराठा से मतलब आपको महाराष्ट्र से जुड़ना है, और यहां पर भील और इन कोली ट्राइब्स ने इंपॉर्टेंट जो है वो किले पकड़े हुए हैं। तो कोलियों से ये किले छुड़वाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि इन ट्रेड रूट्स पे अंग्रेज जो है वो कंट्रोल कर सके अपना। इसलिए डिस्प्यूट हमें यहां पर कोलियों के साथ देखने को मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपके पास रमोसी राइजिंग क्या है। ठीक है, अब हमने पहले जो है वो ईस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वहां की ट्राइब्स को स्टडी किया, या जो ईस्टर्न मेनलैंड की जो ट्राइब्स है वहां स्टडी किया। वेस्टर्न मेनलैंड की ट्राइब्स देख रहे हैं हम, उसमें हमने भील देखे, कोली देखे, और अब आ गए एक और रमोसी। ठीक है, रमोशी या रमोसी, द हिल ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैड नॉट रिकंसाइल्ड टू ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दे रिजेंटेड द पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन। अब देखिए मराठा, ये जो रमोशी हैं ये कौन थे? मराठा सेना में, अब कोई भी एम्पायर होता है ना, या कोई भी बड़ा राज्य है, उस राजा को ऐसा तो है नहीं कि वो 50,000 लोगों को सैलरी पर रख लेगा, नहीं रख सकता ना। इतना बड़ा एम्पायर नहीं था ना किसी के पास, मुगलों के पास रहा, या इतना बड़ा एम्पायर अंग्रेजों के पास रहा। ठीक है, 50,000 सैनिकों को सैलरी पर रखना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कॉमन प्रैक्टिस ये थी कि जो जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनको, मैंने बोला ना जो पुराना ऑर्डर है, जो राजा लोग हुआ करते थे वो ट्राइबल्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखते थे। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स को जंगलों की नॉलेज होती थी, और ट्राइबल्स जो है वो लड़ना भी जानते थे, क्योंकि वो हंटर्स थे, तो वो लड़ना जानते थे, शिकार करना जानते थे, तीरंदाजी तो जानते थे अच्छे से, राइट। तो उनका इस्तेमाल समय समय पर भारतीय शासकों ने किया है युद्धों में। तो उन्हीं में से एक और ट्राइब है रमोशी। भील का भी किया है, कोलीज का भी किया है, रमोशी भी एक ट्राइब है। मराठे अपनी सेना में अपॉइंट करते थे रमोशियों को, रमोशियों को, राइट। तो जब मराठों को अंग्रेजों ने सबड्यू कर लिया तो रमोशी क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। और जब अनएम्प्लॉयड है, कोई कम्युनिटी अनएम्प्लॉयड है प्लस लड़ना जानती है, और उसको आप जो है वो अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज से सप्रेस कर रहे हो, जिसको लड़ना भी आता है, तो वो रिबेल तो करेगा ही, और वायलेंट रिबेल करेगा। वही हमें यहां पर देखने को मिला। ठीक है, देखिएगा थर्ड पॉइंट, आफ्टर द अनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज बाय ब्रिटिश, द रमोसी
who had been employed by Maratha administration lost their means of livelihood. ये हम समझ गए है ना. They rose under चित्तूर सिंह in 1822. अब रमोशियों का लीडर चित्तूर सिंह, समय 1822, and plundered country around सतारा. सतारा के आसपास का एरिया उन्होंने कंट्रोल कर लिया. Again there were eruptions in 1825-26 under उमाजी नायक of Pune and his supporter बापू त्रिम्बकजी सावंत, एंड डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज टिल 1829. अब पूना और सत्तारा दो इंपॉर्टेंट भूमियां. सत्तारा पे भोंसले फैमिली यानी शिवाजी छत्रपतीज जो है वो थे, और पूना से जो है वो पेशवाज हैं. तो ये दोनों जो मराठों की सिटी है, यहां पर दो रॉयल फैमिलीज निकल कर आई मराठों की. ठीक है, तो डेफिनेटली इसके आसपास जो है वो सैनिक भी काफी एक्टिव रहे होंगे. इसीलिए हम इन दोनों सिटीज में बार बार मराठाओं से रिलेटेड रिवॉल्ट हो या मराठाओं से रिलेटेड कोई भी किस्सा हो, आपको सतारा और पूना का नाम बार बार आता हुआ नजर आएगा, और इसीलिए यहां पर भी हमें नजर आता है. और एग्जांपल्स हमारे पास है चित्तूर सिंह सतारा में और उमाजी नायक ऑफ पूना या बापू त्रिम्बकजी सावंत पूना में. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा. The disturbances occurred again in 1839 over disposition and banishment of Raja Pratap Singh of Satara, and disturbances erupted in 1840-41. 1839 में 1820 के आसपास जब अंग्रेजों ने पेशवा को हराया, फाइनली मराठों को हराया, पेशवा को पेंशन में बिठाया, और जो शिवाजी है उसकी लीनिएज में से राजा प्रताप को जो है वो मराठों का शासक घोषित करके सतारा में अपॉइंट किया. और फिर जब 1839 में उन्होंने उनको जो है वो उनका टाइटल छीन लिया और उनका राजपाट जो है वो छीन लिया जब सतारा से, तब उनके सपोर्टर्स जो है वो भड़क गए. और उनके सपोर्टर्स कौन थे? उनके सैनिक ट्राइब रमोशी. तो ये एक इवेंट आपको पता होना चाहिए. फाइनली अ सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स रिजोर्टेड ऑर्डर इन दिस एरिया. जनरली द ब्रिटिश फॉलोड अ पैसिफिस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स रमोशी एंड इवन रिक्रूटेड सम ऑफ देम इनटू द हिल पुलिस. अब यहां पर भी पैसिफिस्ट पॉलिसी अंग्रेजों ने क्यों अपनाई? वहां पर जो है वो ऑपरेस क्यों किया जा रहा था छोटा नागपुर में, यहां पर जो है वो पैसिफिस्ट क्यों है? दो कारण है. पहली बात तो ये कि जो छोटा नागपुर और उसके आसपास के जो रीजन की जितनी भी ट्राइब्स थी वो मिलिटराइज्ड नहीं थी उस लेवल पर. आप खुद देख रहे हैं रमोशी जो है वो मराठों के सैनिक थे, और मराठों के पास एक समय पर बहुत बड़ी सेना थी, और अंग्रेजों के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज थे. दैट मीन्स, और अंग्रेजों को हराया भी है मराठों ने समय समय पर, और डेफिनेटली जिन सेनाओं ने अंग्रेजों को हराया होगा उसमें रमोशी सैनिक रहे होंगे. सो दैट मीन्स जो रमोशी सेना है या जो ट्राइब है वो अंग्रेजों से निपटना जानती थी, इसीलिए उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने का कोई मतलब नहीं रह गया, इसीलिए कंसीलिएटरी पॉलिसी. ठीक है. और दूसरी तरफ जो अन्य ट्राइब्स हैं ईस्टर्न मेनलैंड इंडिया की, जो ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको जो है वो कड़े तरीके से सप्रेस किया. उनके साथ कोई कंसीलिएटरी पॉलिसी नहीं, क्योंकि वो कमजोर हैं, वो तीरंदाजों से लड़ रहे हैं. और यहाँ पर जो रमोशी है इनके पास आर्टिलरीज भी हैं, इनके पास गन्स भी हैं, इनके पास बेहतर घोड़े भी हैं, इनके पास ट्रेड राउट्स की नॉलेज भी है, इनके पास वेस्टर्न घाट से होने वाला ट्रेड जो हो रहा है वहां से आता हुआ रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू स्ट्रीक भी है इनके पास. यानी ये लंबे समय तक जो है वो खड़ा कर सकते हैं एक विद्रोह. तो अंग्रेजों ने कंसीलिएटरी पॉलिसी अपनाई, चुपचाप मना लिया इन्हें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चीज अब आता है आपका खासी अपराइजिंग. अब ये जो खासी अपराइजिंग है ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स में आ गया अब हम. ठीक है, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवॉल्ट है उसका एक एग्जांपल लिया है हमने, खासी अपराइजिंग. पहला पॉइंट देखिएगा. आफ्टर हैविंग ऑक्यूपाइड द हिली रीजन बिटवीन गारो एंड जैंतिया हिल्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू बिल्ड अ रोड लिंकिंग द ब्रह्मपुत्र वैली विद साइलेत. साइलेत इज प्रेजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है बांग्लादेश का, और उस समय के बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर था. तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि जितना भी ये जो गोल्डन लैंड है, चाइना, म्यांमार, ब्रह्मपुत्र के रास्ते जो ट्रेड आ रहा है वहां पर एक सड़क बनाई जाए साइलेत तक, बंगाल तक, राइट. और फिर उसके बाद हम आगे एक्सपोर्ट संभाल लेंगे. इसके लिए उनको ब्रह्मपुत्र के साथ साथ लगता हुआ जितना भी ट्राइबल रीजन है वो जीतना था, और वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है खासी, उसको वो बढ़िया नहीं लगी बात. फॉर दिस अ लार्ज नंबर ऑफ आउटसाइडर इंक्लूडिंग इंग्लिशमैन, बंगालीज एंड लेबरर्स फ्रॉम प्लेन्स वर ब्रॉट इनटू द रीजन. सिंपल सी बात है,
अब सड़क बनानी है, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, सड़क बनाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी लाएंगे वो किसी ना किसी तरीके का। तो अंग्रेज भी गए, मजदूर गए, बंगाली भी, प्लेन से जो है वो किसान भी, वो सब भी गए, क्योंकि इतने बड़े संख्या पे अगर मजदूरों को अपॉइंट करना है तो उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए खेती भी होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, तो अंग्रेज जो है वो सड़क बनाने के नाम पर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने लग रहे थे धीरे धीरे। पहले सड़क बनाएंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी बसा देंगे, अपना शहर बना लेंगे वहां पे। ठीक है, फिर रेवेन्यू सेटलमेंट ले आएंगे और पूरा सिस्टम हमारा ही हो जाएगा। ये वहां के ट्राइबल्स को समझ आ गई बात और उन्होंने कर दी रिवोल्ट। ठीक है, खासीज, गारोज, खम्पतीज एंड सिंगपोस, जिनको जिंगपू कहा जाता है। ठीक है, ये सारी ट्राइब्स जो हैं, ये मैंने बोला ना कि जो काचिन की जो पहाड़ियां हैं, यानी जो हिमालय का जो ईस्टर्न सिंटेक्स है, जो ऐसे घुटने जैसी जो शेप बनती है हिमालय की, तो चाइना और म्यांमार से आने वाली पॉपुलेशन है, ये सारी ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो इन ट्राइब्स ने मिलकर क्या किया, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अंडर तीरथ सिंह, लीडर आ गया खासी अपराइजिंग, तीरथ सिंह, टू ड्राइव अवे द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द प्लेन्स। द अपराइजिंग डेवलप्ड इनटू अ पॉपुलर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन द एरिया। बाय 1833 द सुपीरियर इंग्लिश मिलिट्री फोर्स सप्रेस द रिवोल्ट। ठीक है, 1833 तक अंग्रेजों ने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। तो वही कहानी पूरी की पूरी, वही सारी चीजें। अंग्रेजों की इकोनॉमिक एजेंडाज क्या हैं, ट्राइबल्स की डिमांड क्या होती है, ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट, और रिजल्ट क्या निकला, न्यू ऑर्डर हमेशा जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंगपोज रिबेलियन। अब वही जिंगपू या सिंगपोज रिबेलियन देखते हैं। उन्हीं ट्राइब्स में से एक सिंगपो ट्राइब भी है, खासी के अलावा, जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, द रिबेलियन ऑफ सिंगपोज इन असम इन अर्ली 1830s वाज इमीडिएटली क्वेल्ड by but they continued to organize revolts. An uprising in 1839 saw the death of the British political agent chief। अब देखिए यहां पर लीडर कौन है, निरांग फीडू। Chief Nirang Fidu led an uprising in 1843 which involved an attack on British garrison and the death of many soldiers. Some of the smaller movements were those of Mishmis, the Khamti rebellion in Assam between 1839 से 1842, the Lucias revolt in 1842 से 44 when they attacked villages in Manipur। तो ये सब मिशमीज, खामती, लूशियाज, ये कौन है, ट्राइब्स हैं वहां की। ठीक है, और ये ट्राइब्स जो हैं वो भारतीय मेनलैंड ट्राइबल जो, या भारतीय मेनलैंड जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे अलग है इनकी कस्टमरीज, इनके कस्टम्स। क्यों, क्योंकि इनके कस्टम्स जो हैं वो भारतीय बॉर्डर के बाहर से हैं, यानी म्यांमार और चाइना से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, इसीलिए इनके कस्टम्स जो हैं वो भारत से अलग हैं, और यही इनकी डिमांड थी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को लेकर भी, कि हमारे कस्टम्स जो हैं वो भारतीय मेनलैंड से अलग हैं, हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने केवल म्यांमार तक की बात मानी थी कि म्यांमार को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन म्यांमार से आगे जो है वो भारत का हिस्सा रहा है, क्योंकि जो पाल शासक रहे हैं बंगाल के, उनके कंट्रोल में रहा है ये पूरा एरिया लंबे समय तक। ठीक है, चाइना के शासकों के कंट्रोल में ना रहकर पाल शासकों के कंट्रोल में रहा है ये एरिया। खैर, यहां पर आकर आज का हमारा पूरा टॉपिक जो है वो ट्राइबल अपराइजिंग का खत्म होता है, और एग्जाम्पल्स हमने सारे के सारे देखे। ठीक है, सो आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में यही निकल कर आता है कि अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, भारत में जो इकोनॉमिक अधिकरण करना है उन्होंने, और फिर पॉलिटिकल एक्विजिशन करना है भारतीय, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का, उसके लिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके जो जंगल हैं, वो अंग्रेजों को चाहिए थे। ठीक है, और यही ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर का पूरा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें हमने इन ट्राइबल रिवॉल्ट्स के कारण, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर एग्जाम्पल्स उनके लीडर्स के समेत, और कहां कहां पर भारत के किस ज्योग्राफिकल रीजन में है, और फिर अंग्रेजों की क्या क्या पॉलिसीज थी उस ज्योग्राफिकल रीजन के लिए हमने इन सारी चीजों को डिटेल में समझाया आज। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। हो सकता है कि कभी सेशन जो है वो 1.5-2 घंटे का हो जाता है, तो इतना तो पढ़ ही सकते हो यार आप। 1.5-2 घंटे भी अगर आप नहीं पढ़ने बैठोगे एक सिटिंग में, तो कैसे निकालिएगा सिविल का पेपर। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा सिविल का पेपर निकालना ऐसी कंडीशन में, अगर आप 2 घंटे भी नहीं बैठ सकते पढ़ने तो। ठीक है, तो इसीलिए मेरे सेशन जो हैं वो ऑन एन एवरेज 1.5-2 घंटे के होते हैं, क्योंकि इतना तो पढ़ना चाहिए ही एक सिटिंग में। ठीक है, खैर, सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या चीज नहीं दिखी, क्या चीज समझ आई, क्या चीज नहीं समझ आई, कमेंट में फीडबैक आप मुझे देते रहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये सेशंस, पिछले सेशंस में हमेशा बोलता रहता हूं, पिछले सेशंस देखिए, स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाएंगे, मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूट्यूब पे जर्नली सर्च करेंगे ना विशाल चौहान,
आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। या उसके अलावा आप अगर इस वीडियो के नीचे जो पिंड कमेंट में जाएंगे वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसी पिंड कमेंट में आपको स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें अगर आप सीएससी के लिए एक थरो कोर्स चाहते हैं, स्मार्ट कोर्सेज, अगर आप स्मार्ट कोर्सेज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट द लर्निंग एप्लीकेशन ऑफ स्टडी आईक्यू, राइट। उसको इंस्टॉल करें अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर और पूरा का पूरा जो है वो कोर्सेज, थरो कोर्सेज, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, डेली करंट अफेयर अपडेट होता है, बहुत सारी चीजें हैं, मेक श्योर यू चेक दैट आउट, ठीक है। सो आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। फीडबैक आप प्रोवाइड करते रहिएगा मुझे। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।